बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फर्रुख सियर ने मोहम्मद अमीन खान को पहले दहली में अपना मनसबदार मुकर्रर किया था, जो एक तरह से वजीर का ओहदा था। फिर उसके मुखालफिन के तंग करने पर उसे दहली से निकालकर मालवा का हाकिम मुकर्रर कर दिया था, जबकि मालवा का इससे पहले मोहम्मद अमीन खान का भतीजा निजामुल मुल्क हाकिम था। लेकिन दहली के अफरा तफरी के हालात देखते हुए निजामुल मुल्क अपने अहले खाना को लेकर दक्कन की तरफ चला गया था। उसके बाद मोहम्मद अमीन खान के मुखालफिन ही के कहने पर फर्रुख सियर ने मोहम्मद अमीन खान को मालवा की हाकमियत से भी माजूल कर दिया था। लिहाजा मोहम्मद अमीन खान दहली में गोशागिरी और उजलत नशीनी की जिंदगी बसर करने लगा। मोहम्मद अमीन खान एक रोज अपने बड़े बेटे फैरोज मिर्जा, अपने पोतों में से इबादुद्दीन, कावर्द खान, शरफुद्दीन, अपनी बीवी मेहरुन्निसा और अपनी दोनों बहुओं तकदीस खानम और कर्रा खातून के साथ बैठा घरेलू मौजुआत पर गुफ्तगू कर रहा था। फैरोज मिर्जा की बीवी तकदीस खानम और उससे छोटे भाई अली मर्दान की बीवी कर्रा खातून दोनों सगी बहनें थीं। इस बिना पर खानदान के अंदर बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद था, जिसके नतीजे में फैरोज मिर्जा और अली मर्दान के बच्चों के अंदर भी एक मिसाली इत्तेफाक और ताउन था। उसी गुफ्तगू के दौरान एक तरफ से फैरोज मिर्जा की बेटी महल मुल्क भागती हुई आई। अब वो काफी बड़ी हो गई थी और बचपने से निकलकर शबाब और जवानी की हदूद में कदम रख रही थी। दूसरी तरफ फैरोज मिर्जा के बेटे इबादुद्दीन, कावर्द खान भी जवानी की हदूद में दाखिल हो रहे थे। दूसरी तरफ अली मर्दान का बड़ा बेटा शरफुद्दीन भी बलूगत की हद को फलांग चुका था। जिस वक्त महल मुल्क भागती हुई अपने दादा के करीब आई, उस वक्त उसके हाथ में कुछ फल थे जो उसने शायद हवेली में फलदार दरख्तों से तोड़े थे। फिर चहकने के अंदाज में वो मोहम्मद अमीन खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, दादा अब्बू, मैं आपको एक अच्छी खबर बल्कि खुशखबरी कहूं। मोहम्मद अमीन खान ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से माहुल मुल्क को करीब बुलाया। माहुल मुल्क का सर झुकाकर उसका सर चूमा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बेटी, तू मुझे कोई अच्छी या खुश करने वाली खबर ना भी दे, तब भी जब तू मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आती है तो मेरे लिए खुशियां ही खुशियां होती हैं। अगर मेरे बच्चों के बच्चे मुतमईन और खुश हैं तो मेरी बच्ची, इसी में मेरी खुशी है। महल मुल्क ने हाथ में पकड़े हुए फल एक बर्तन में रख दिए। फिर दोबारा मोहम्मद अमीन खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, दादा, मैं हकीकी मानों में आपको अच्छी खबर सुनाने आई हूं। बात यह है कि मैं हवेली में फल तोड़ रही थी कि हवेली में मामू हैदर बेग और चचा गाजिउल मुल्क दाखिल हुए हैं। वो अपने घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गए हैं और थोड़ी देर तक दीवान खाने की तरफ आएंगे। हैदर बेग तकदीस खानम और करा खातून का भाई था, जबकि गाजिउल मुल्क मोहम्मद अमीन खान के भतीजे और मालवा के साबिक हाकिम निजामुल मुल्क का बेटा था। महल मुल्क के उन अल्फाज के जवाब में दीवान खाने में बैठे सब लोग उन दोनों की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे थे। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान कुछ कहना चाहता था कि हैदर बेग और गाजिउल मुल्क दोनों अपने कंधों पर चरमी खुरजीने डाले दीवान खाने में दाखिल हुए थे। सबसे पहले दोनों मोहम्मद अमीन खान, फैरोज मिर्जा, शरफुद्दीन, इबादुद्दीन, कावर्द खान से बारी बारी गले मिले। फिर मेहरुन्निसा, करा खातून और तकदीस खानम की खिदमत में सलाम कहा और आखिर में उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में माहुल मुल्क के सर पर हाथ फेरा था। फिर दोनों मोहम्मद अमीन खान के सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज माहुल मुल्क के मामू हैदर बेग ने किया। मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, आपको हुकूमत के आला मनसब पर मुकर्रर करने, फिर माजूल करके मालवा का हाकिम बनाने और वहां से भी माजूल कर देने की सारी खबरें हम तक पहुंची हैं। जिन लोगों के कहने पर ऐसा हुआ है उन्हें आप भी जानते हैं, हम भी उनसे आगाह हैं। हम इस वक्त दक्कन की तरफ से आ रहे हैं और हमारे पास आपके भतीजे निजामुल मुल्क का ये पैगाम है कि आप अब कंधार से भाई अली मर्दान और नासिर खुसरो, शहाबुद्दीन और समरा खातून को वापस बुला लें। निजामुल मुल्क एतराज और खफगी का इजहार कर रहे थे कि आपने उन्हें कंधार भेजा ही क्यों। अगर कंधार के मीर वेस ने भाई अली मर्दान को बुलाया था तो अली मर्दान अकेले जाते, चंद दिन वहां रहकर चले आते, मीर वेस से मिल लेते, नासिर खुसरो और यहां तक कहते कहते हैदर बेग को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मोहम्मद अमीन खान बोल उठा, बेटे, तुम लोग सूरत हाल को नहीं समझते। समरा बेटी की वजह से पटना के हुक्मरान जो अब बादशाहगर बन गए हैं, हमारे दुश्मन हो गए थे। बनारस के राजा मंसाराम की राय से हमने समरा को लाहौर के हाकिम अब्दुल समद की तरफ भिजवा दिया था।
ایسا ہم نے اس کے تحفظ کی خاطر کیا تھا۔ اگر ہم نے ناصر خسرو کو یہیں رکھنا ہوتا تو پھر سمرا کو لاہور بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ناصر خسرو کو بھی لاہور بھیج دیں گے، وہاں عبدالصمد ناصر خسرو اور سمرا کی شادی کا اہتمام کر دیتا اور دونوں میاں بیوی کچھ عرصہ لاہور ہی میں قیام کرتے، اور جب یہاں کے حالات درست ہو جاتے تو پھر ہم دونوں کو واپس بلا لیتے۔ پر میرے بچوں، شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا، اس لیے کہ اسی دوران قندھار کے ہمارے عزیز میر ویس کا ایک قاصد جس کا نام میران شاہ تھا وہ یہاں پہنچا اور اس نے یہ پیغام دیا کہ علی مردان کو میر ویس نے قندھار بلا لیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اسی میں بہتری سمجھی کہ علی مردان جب میر ویس کے بلاوے پر قندھار جائے تو جاتے ہوئے ناصر خسرو کو بھی اپنے ساتھ لے جائے اور لاہور میں ناصر خسرو اور سمرا کی شادی کا اہتمام کر کے دونوں کو قندھار لے جائے۔ اس موقع پر علی مردان چونکہ اپنے چھوٹے بیٹے شہاب الدین کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا خواہش مند تھا، لہٰذا ہم نے اسے اجازت دے دی۔ محمد امین خان یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب اس بار حیدر بیگ کی بجائے غازی الملک بول اٹھا اور محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دادا آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا جو حالات ہم پر اس وقت گزر رہے ہیں، ان حالات میں عزت ایسے ہی آدمی کی ہوتی ہے جو عزت دار کی عزت کرے اور جو عزت نہ کرانا چاہے اسے اسی کے اندازوں کے مطابق ہی جواب دے۔ لہٰذا ہم آپ کے پاس صرف یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ فی الفور بھائی علی مردان، ناصر خسرو، سمرا خاتون اور شہاب الدین کو واپس بلا لیں۔ بہت سے لوگ اس موضوع پر ہمارا ٹھٹا اور مذاق کرنے لگے ہیں کہ ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کچھ افراد خانہ کو ان کی حفاظت کے لیے قندھار بھیج دیا ہے۔ غازی الملک جب خاموش ہوا تب اس بار حیدر بیگ سخت غصے اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امید ہے آپ ہماری اس التماس کو اہمیت دیں گے۔ نظام الملک نے ہمیں آپ کی طرف بھجواتے ہوئے سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ چاروں کو قندھار سے واپس بلا لیا جائے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ چاروں کو قندھار سے واپس بلا لیں۔ ہم سب نظام الملک کے ساتھ مل کر دکن میں قوت جمع کر رہے ہیں، اور اب کسی نے ہمارے ساتھ شیطانی کھیل کھیلنا چاہا تو اس کے دامن، اس کی جھولی میں پچھتاؤں کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ آپ ہم دونوں کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے کہنے پر ان چاروں کو قندھار سے واپس بلا لیں گے۔ محمد امین خان نے مسکراتے ہوئے حیدر بیگ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، حیدر بیگ میں جانتا ہوں تمہیں ان کا کس قدر احساس ہے، اس لیے کہ تم کرا خاتون اور تقدیس خانم کے بھائی ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے دونوں بیٹے، اپنا پوتا یاد نہ آتے ہوں گے؟ میں چاہتا ہوں وہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ تم دونوں اس بات سے آگاہ ہو کہ اپنے سارے بچوں میں سے میں شہاب الدین کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ ویسے تو مجھے سارے ہی بچے عزیز ہیں، یہ میری پھلواری کے پھول ہیں، لیکن وہ پھول بڑا انوکھا ہے، میں اسے اپنی حویلی کا گوہر آبدار خیال کرتا ہوں۔ یاد رکھنا جوان ہو کر وہ بڑا بے مثل تیغزن، بڑا بے نظیر مجاہد ثابت ہوگا، اور میرا دل کہتا ہے کہ اپنے کارناموں سے اس خاندان کا نام ضرور روشن رکھے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد امین خان رکا، پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، غازی الملک اور حیدر بیگ میرے دونوں بچوں، کہنے کو تو تم نے کہہ دیا ہے کہ میں ان چاروں کو واپس بلا لوں، لیکن کہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے محمد امین خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حیدر بیگ بول اٹھا تھا، دادا آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم چربی کے بنے ہوئے انسان ہیں کہ کوئی ہمیں اپنی دھونس دھمکی کی حدت سے پگھلا کر رکھ دے گا؟ کیا ہمارے دشمن لوہے اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری تلواریں ان کے سامنے کند ہو چکی ہیں؟ آپ ذرا ان چاروں کو قندھار سے دہلی بلا کر دیکھیے۔ میں آپ کے سامنے آج قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہمارے خاندان میں سے کسی کو بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ان بادشاہ گھروں سے انتقام لینے والا پہلا شخص ہوں گا۔ اگر ان دونوں کی وجہ سے ہم پر کوئی افتاد نازل ہوئی تو دادا حیدر بیگ اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن انتقام لینے سے ٹلے گا نہیں۔ ذرا آپ ان چاروں کو واپس تو بلا کر دیکھیے گا، اور اگر آپ نے انہیں واپس نہ بلایا تو پھر ہمارے دشمن مزید ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس طرح ان چار کے بعد آپ کو اپنے اہل خانہ میں سے مزید کو قندھار بھیجنا پڑے گا، اور ذرا یہ بھی سوچیں کہ یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا۔ حیدر بیگ جب خاموش ہوا تب محمد امین خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا بچوں ناراض نہ ہو، اگر تم دونوں کی یہی خواہش ہے اور نظام الملک بھی یہی چاہتا ہے، اور نظام الملک نے اگر دکن میں اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر مطمئن رہو، میں جلد ایک قاصد قندھار کی طرف روانہ کروں گا اور ان چاروں کو دہلی بلا لوں گا۔ تم دونوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، آتے ہی اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی ہے،
امین خان نے ماحول ملک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی تمہارا ماموں اور چچا آئے ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کرو۔ ماحول ملک باہر نکلنے لگی تھی کہ حیدر بیگ نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر بڑی محبت سے اسے کہنے لگا، ماحول ملک، میں اور غازی الملک راستے میں دوپہر کا کھانا کھا کر آئے ہیں، بس میری بیٹی آرام سے اپنے ماموں کے پاس بیٹھو، اس میں ہی ہماری خوشی ہے، کھانا اب شام کو اکٹھے ہی کھائیں گے۔ جواب میں ماحول ملک چپ چاپ اپنے ماموں حیدر بیگ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ پھر سب مل کر دہلی کے تشویشناک حالات پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ فروخ سیر کے قتل کے وقت اس کی بیوی، جو جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ کی بیٹی تھی اور شادی کے بعد اس کا نام گوہر آرا رکھ دیا تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شاہی قصر سے بھاگ کر محمد امین خان کے اہل خانہ کے پاس پناہ لی تھی۔ حسن علی اور حسین علی کے آدمی دندناتے پھرتے تھے، کوئی بھی انہیں پوچھنے والا نہ تھا، اس لیے کہ طاقت، قوت اور مملکت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی۔ بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے جانباز قسم کے امارا ان کی قتل و غارت گری سے سہم کر اپنے گھروں میں دبک گئے تھے۔ دونوں بادشاہ گر بن گئے تھے۔ فروخ سیر کا خاتمہ کرنے کے بعد انہوں نے رفیع الدرجات کو تخت نشین تو کر دیا تھا۔ وہ اس وقت 20 سال کی عمر کا تھا، مگر ایک ذہین اور انتہائی دانشمند انسان تھا۔ اگر اسے کام کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا تو وہ یقیناً سلطنت کی فلاح اور بہبود کے لیے بہترین کام کرتا، لیکن حسن علی اور حسین علی نے اسے تخت نشین تو کر دیا، لیکن ایک پل کے لیے بھی اپنی مرضی کے مطابق نظم و نسق چلانے کی مہلت نہ دی۔ دراصل حسین علی اور حسن علی دونوں بھائی اب بادشاہ گر بن کر خود برسر اقتدار رہنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ اسی دوران حسن علی اور حسین علی دونوں کے لیے آگرہ میں حالات کچھ خراب ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ وہاں کے توپ خانے میں کام کرنے والے سارے لشکر نے ایک با اثر ہندو کے اکسانے پر رفیع الدرجات کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے اکبر کے لڑکے نیکو سیر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف نیا بادشاہ رفیع الدرجات ایک عرصے سے علیل اور بیمار چلا آ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کی بنا پر بادشاہ گر حسن علی اور حسین علی نے 4 جون کو رفیع الدرجات کو معزول کر دیا، اور اس بیچارے کی قسمت کہ وہ صرف چند ہفتے ہندوستان کا حکمران رہنے کے بعد اپنی معزولی کے صرف 1 ہفتے بعد انتقال کر گیا۔ 6 جون کو بادشاہ گروں نے مرنے والے بادشاہ رفیع الدرجات کے بڑے بھائی اور اورنگزیب عالمگیر کے پوتے رفیع الشان کے بیٹے رفیع الدولہ کو تخت نشین کر دیا، مگر وہ بھی ایک کھلونے کی طرح تھا۔ حکومت و درکنار اسے اپنی ذاتی زندگی میں بھی آزادی حاصل نہ تھی۔ سلطنت کے اندر حسن علی اور حسین علی جیسا چاہے کھیل کھیلنے لگے۔ ان کے پاس طاقت اور قوت تھی اور کوئی ان کے سامنے آنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران مرنے والے بادشاہ فروخ سیر کے ماموں عنایت اللہ نے دونوں بادشاہ گر بھائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مخبروں نے پہلے ہی اس سازش کا انکشاف کر دیا، جس پر بادشاہ گروں نے فروخ سیر کے ماموں عنایت اللہ کو گرفتار کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ اب بادشاہ گر بھائیوں نے آگرہ کی طرف توجہ دی، اس لیے کہ آگرہ میں جو اس وقت لشکر موجود تھا اس نے اورنگزیب کے پوتے نیکو سیر کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ بادشاہ گروں نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ حسن علی ایک لشکر لے کر آگرہ کا رخ کرے اور وہاں اٹھنے والی بغاوت اور نئے شہنشاہ نیکو سیر کا خاتمہ کر دے۔ حسین علی ایک لشکر لے کر دہلی سے بڑی برق رفتاری کے ساتھ آگرہ کی طرف گیا۔ آگرہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ آگرہ میں کوئی اتنا بڑا لشکر نہ تھا جو دہلی کے لشکر کا مقابلہ کرتا۔ حسین علی نے آگرہ کا محاصرہ کرنے کے بعد چند ہی دنوں میں آگرہ کو اپنے سامنے زیر کر لیا۔ نئے بادشاہ نیکو سیر کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر اس کے چھوٹے بھائی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بادشاہ گر حسین علی نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ اس طرح حسین علی نے آگرہ فتح کر لیا۔ یہاں سے حسین علی کو کافی مقدار میں مال و دولت حاصل ہوا اور نئے بادشاہ نیکو سیر اور اس کے بھائی دونوں کو زندان میں منتقل کر دیا گیا۔ مقامی با اثر ہندو جس کے کہنے پر آگرہ میں مقیم لشکر نے نیکو سیر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس موقع پر بادشاہ گر بھائیوں کے لیے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ نیا بادشاہ رفیع الدولہ نہ صرف ان کے ہاتھوں میں کھلونا تھا بلکہ وہ افیون کا عادی تھا۔ اسی افیون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کی صحت گر گئی، لہٰذا 6 جون کو وہ تخت نشین ہوا اور 17 ستمبر کو وفات پا گیا۔ بادشاہ گر بھائیوں نے اس کی موت کو 9 دن تک سیگائے راز میں رکھا۔ اسی دوران حسن علی، حسین علی اپنے عزیز و اقارب، اپنے حمایتی سالاروں اور امراء کے علاوہ اپنے بہترین 2 بڑے سالاروں صفدر علی اور عالم علی کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں جمع ہوئے۔ صفدر علی اور عالم علی دونوں دکن کے علاقوں میں مقیم تھے، ان کے پاس کافی بڑے بڑے لشکر تھے۔
صفدر علی ایک لشکر کے ساتھ برہانپور کے قریب تھا، جبکہ عالم علی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اس وقت بالاپور یعنی برار کے علاقوں میں مقیم تھا۔ صفدر علی اور عالم علی دونوں کو بادشاہ گر بھائیوں نے صلاح مشورے کے لیے دہلی بلا لیا تھا۔ جب حسین علی اور حسن علی کے سب حمایتی ایک جگہ جمع ہو گئے، تب حسین علی سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رفیقان دیرینہ، جو حالات اس وقت ہیں ان سے تم سب لوگ آگاہ ہو۔ رفیع الدولہ کو مرے کئی دن ہو چکے ہیں، اب سلطنت بغیر بادشاہ کے تو نہیں رہ سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت ہم ہی نے کرنی ہے، لیکن عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی مہرہ بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تم لوگوں کو اس سلسلے میں مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے، اب بولو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس موقع پر حسن علی اور حسین علی کا ایک حمایتی اٹھا اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت ہمارے سامنے 3 افراد ہیں جو تخت کے وارث بھی ہیں اور جنہیں ہم ایک کامیاب مہرے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کام بخش کا پوتا محی الدین ہے، دوسرا اورنگزیب عالمگیر کے پوتے رفیع الشان کا بیٹا اور رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات کا بھائی ظہیر الدین ابراہیم ہے، جبکہ تخت کا تیسرا حقدار جو ہمارے سامنے ہے وہ دہلی ہی میں مقیم ہے اور وہ اورنگزیب کے پوتے جہان شاہ کا بیٹا روشن اختر ہے، جسے عموماً لوگ محمد شاہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ حمایتی رکا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، کام بخش کے پوتے محی الدین کو بادشاہ تسلیم کر کے سلطنت کے سارے امور اور کام اپنے ہاتھ میں لیے جا سکتے ہیں۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو بادشاہ گر بھائیوں میں سے چھوٹا حسین علی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جن 3 تخت کے دعوے داروں کا تم نے ذکر کیا ہے، تمہارا یہ ذکر تو اچھا اور درست بھی ہے، لیکن تم نے جو یہ کہا ہے کہ محی الدین کو ہم بادشاہ بنا کر اپنی من مانی کرتے رہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کام بخش کے پوتے محی الدین کا مزاج بالکل اورنگزیب عالمگیر کی طرح ہے، نام بھی اسی سا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اس موقع پر ہم نے محی الدین کو بادشاہ بنا لیا تو پھر وہ اس مزاج کا شخص ہے کہ ہمارے ہاتھوں کھلونا بننے کی بجائے وہ شخص موت کو ترجیح دے گا، لہٰذا فی الحال ان 3 میں سے محی الدین کا نام نکال دو، باقی 2 رہتے ہیں، ایک ظہیر الدین ابراہیم، دوسرا روشن اختر محمد شاہ۔ ان دونوں میں سے ظہیر الدین ابراہیم بھی ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے، یاد رکھنا اگر ہم نے اسے تخت نشین کروا دیا تو یہ جو ہم من مانیاں کرتے پھرتے ہیں، لوگ ہمیں جو بادشاہ گر کہنے لگے ہیں، تو نہ یہ من مانیاں رہیں گی نہ کوئی بادشاہ گری رہے گی۔ اس موقع پر میں تم سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محی الدین کو بھی بھول جاؤ اور ظہیر الدین ابراہیم کو بھی بھول جاؤ اور روشن اختر کو محمد شاہ کے نام سے ہندوستان کے تخت طاؤس پر بٹھا دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد چھوٹا بادشاہ گر حسین علی رکا، پھر اپنے جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز ساتھیو، ظہیر الدین ابراہیم کی بجائے محمد شاہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ محمد شاہ نے ان دنوں اپنی دادی مہر پرور کے ہاں قیام کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ تو مارا جا چکا ہے، کوئی بھائی اس کا ہے نہیں، ماں بھی ماری جا چکی ہے، آج جا کے دادی ہی ہے جس نے اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی ہے۔ جہاں تک اس کی دادی مہر پرور کا تعلق ہے تو وہ بڑی عقل مند، صاحب بصیرت اور دور اندیش خاتون ہے۔ اب تک ہماری وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان سے مہر پرور نے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ہندوستان کا بادشاہ بن ہی نہیں سکتا۔ اسی بنا پر ہم دور اور نزدیک سب شہروں میں بادشاہ گر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ ان حالات میں مہر پرور کبھی بھی پسند نہیں کرے گی کہ اس کا پوتا محمد شاہ ہماری مرضی، ہمارے فیصلوں کے خلاف قدم اٹھائے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا میری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ روشن اختر کو محمد شاہ کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا دو۔ اگر وہ بادشاہ بنتا ہے تو پھر ہماری بادشاہ گری بھی قائم رہے گی، من مانیاں بھی چلتی رہیں گی، اور ساتھ ہی اپنے دل کے کرتاس پر یہ بھی لکھ لو کہ جب ہم بادشاہ گر رہیں گے، من مانیاں بھی کرتے رہیں گے، تو تم لوگوں کی ہر خواہش، ہر حرص و ہوس کی بھی تکمیل ہوتی رہے گی۔ اب بولو اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ چھوٹے بادشاہ گر حسین علی کی اس تجویز سے اس کے بڑے بھائی کے علاوہ دوسرے سب لوگوں نے بھی اتفاق کیا، لہٰذا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک محمد شاہ کو بناتے ہوئے اسے شاہ جہان کے تخت طاؤس پر بٹھا دیا گیا تھا۔ علی مردان، اس کا نوجوان بیٹا شہاب الدین، بھائی ناصر خسرو اور ناصر خسرو کی بیوی سمرا قندھار سے دہلی کی طرف جاتے ہوئے ایک روز دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد معروف تاریخی شہر سودرا کے قریب آئے۔ تب 7 سوار ان کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ راہ روکنے والے پوری طرح مسلح تھے اور راہ روکنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں بھی سنبھال لی تھی۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علی مردان، اس کے بیٹے شہابالدین اور بھائی ناصر خسرو نے بھی اپنی تلواروں اور ڈھالوں پر اپنی گرفت کر لی تھی۔ پھر علی مردان اپنے بھائی ناصر خسرو اور بیٹے شہابالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزیزو، یہ لوگ جو ہماری راہ روک چکے ہیں، ان میں سے دو کو میں بھی پہچان چکا ہوں۔ ایک کا نام منصور علی ہے، یہ پٹنہ کے حسن علی اور حسین علی کے رشتہ داروں میں سے جو صفدر علی ہے اس کا بھائی ہے۔ دوسرے کا نام سلطان علی ہے اور یہ اس عالم علی کا بھائی ہے جو ان دنوں دکن میں ایک لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، اور یہ بھی پٹنہ کے حسین علی اور حسن علی کا قریبی رشتہ دار ہے۔ یاد رکھنا، یہ سب کچھ سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا جا رہا ہے، لہٰذا میرے عزیزو، آج جان ہتھیلی پر رکھ کر نہ صرف اپنے آپ کا دفاع کرنا ہے بلکہ ہم نے سمرا کو بھی بچانا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے علی مردان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جن لوگوں نے راہ روکی تھی ان میں سے علی مردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی مردان، یہاں دریائے چناب کے قریب تمہاری، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور بھائی کی بیوی کی زندگی کی جد و جہد اور کوشش تمام ہوئی۔ یہ سرزمین تم چاروں کا قبرستان بنے گی۔ راہ روکنے والا وہ مسلح جوان جب خاموش ہوا تب علی مردان بڑی جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، راہ روکنے والو، ہم تمہیں پہچان چکے ہیں کہ تم کون ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، آج اگر ہمارے گریبان چاک کرو گے تو لیل و نہار کی کروٹوں میں کوئی تمہیں بھی خون میں نہلا کر رکھ دے گا۔ آج ہمارے لیے دار و رسن کی داستانوں کا اہتمام کرو گے تو یاد رکھنا، سزا و جزا کا عمل اور موت و حیات کی کشمکش ایک دن تمہیں بھی ایسا ہی بھیانک قصہ بنا کر رکھ دے گی۔ راہ روکنے والوں میں سے جن دو کے نام علی مردان نے منصور علی اور سلطان علی بتائے تھے، انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا، اور یہ اشارہ پاتے ہی وہ سب نابود اور محروم کر دینے والی وحشت کی طرح علی مردان، ناصر خسرو اور شہابالدین پر حملہ ور ہو گئے تھے۔ تینوں کچھ دیر تک ان حملہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران راہ روکنے والوں میں سے اچانک ایک علیحدہ ہوا سمرا کی طرف بڑھا، اس پر تلوار برسائی اور اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس صورتحال کو شاید علی مردان کے جوان سال فرزند شہابالدین نے دیکھ لیا تھا۔ برق کے کوندے کی طرح وہ پلٹا اور جس نے سمرا کو ہلاک کیا تھا ایسے انداز میں اس پر تلوار گرائی کہ اس کی تلوار اس کے شانے سے نیچے تک اس کے جسم کو کاٹتی چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے اور اپنے چچا کے ساتھ مل کر حملاوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دفاع کرنے لگا تھا۔ اس دوران علی مردان نے اچانک حملاوروں میں سے ایک کو چکما دیا اور اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ جب وہ چیخ مارتے ہوئے گرا تو اس کے ساتھیوں میں سے کچھ مرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جس سے شہابالدین نے فائدہ اٹھایا۔ جواں سال شاہین کی طرح حرکت میں آیا، لپکا اور پلک جھپکنے میں دو حملاوروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پرین اسی وقت راہ روکنے والوں میں سے دو ناصر خسرو کی طرف بڑھے تھے، ان میں سے ایک نے اپنی تلوار کا چکما دے کر ناصر خسرو کا کام تمام کر دیا۔ یہ صورتحال شہابالدین نے بھی دیکھ لی تھی۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ اب مقابلے پر 3 رہ گئے تھے، 2 ناصر خسرو کا کام تمام کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے تھے اور ایک علی مردان کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ جن 2 نے حملاور ہو کر ناصر خسرو کا کام تمام کیا تھا، شہابالدین ان کی طرف بڑھا، کچھ دیر تک ان کے ساتھ زیست و حیات کا کھیل کھیلتا رہا۔ اس دوران انہوں نے کوئی مشورہ کیا، ایک شہابالدین کو اپنے ساتھ الجھائے رہا، دوسرا گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیزی سے علی مردان کی طرف بڑھا تھا۔ علی مردان اس وقت ان کے ایک ساتھی کے ساتھ تیغ زنی میں مصروف تھا کہ دوسرا اس کی پشت کی طرف گیا اور تلوار برسا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اتنی دیر تک شہابالدین نے بھی اپنے سے ٹکرانے والے کو موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ اب 2 دشمنوں کے سامنے شہابالدین اکیلا تھا، اور 2 دشمن وہ تھے جن کے نام اس کے باپ نے منصور علی اور سلطان علی کہے تھے۔ دونوں اپنے گھوڑوں کو شہابالدین کے قریب لائے، پھر جس کا نام منصور علی تھا وہ کھا جانے والے انداز میں شہابالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ذرا اس میدان کو دیکھ، تجھے اپنے باپ، اپنے چچا اور اس کی بیوی کی لاش خون میں لت پت دکھائی دے گی۔ اس میدان میں یہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ تم لوگوں نے پٹنہ والوں سے دشمنی مول لی تھی اور پٹنہ والے تمہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں سے واپسی کے سارے ہی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جواب میں شہابالدین نے انتہائی غصے اور کرب میں اپنے سامنے اپنی تلوار لہرائی اور کھولتے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، شیطان کے گماشتو، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا مجھ سے ٹکرا کر دیکھو، مجھے اپنے سامنے خامکار اور نوجوان نہ سمجھنا۔ جب ٹکراؤ گے تو ایسی پختہ کاری کا مظاہرہ کروں گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ارک ارک ہو کر رہ جاؤ گے۔
सितमगरों के स्याह आमाल जैसे शैतानों, तुमने हमारे साथ बदी की इब्तदा की है। अगर ये इब्तदा हमारे हक में अच्छी नहीं तो याद रखना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बड़ा अजाबनाक और बड़ा होलनाक होगा। उसके बाद शहाबुद्दीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और सदाकत की ताबानियों और वजदाफरी बेबाकी की तरह उन दोनों पर हमलावर हो गया था। उन दोनों का ख्याल था कि उनके सामने शहाबुद्दीन एक नो उम्र है, बचपने से बलूगत में कदम रख रहा है, ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लिहाजा जब शहाबुद्दीन ने अपना दिफा करने के साथ साथ कई बार उन पर होलनाक वार किए और दोनों को उसने कई मौके पर जख्म भी लगाए, तब उनके इरादे, उनके अज़ाइम तब्दील हो गए। अब वो दोनों शहाबुद्दीन को ऐसे ही ख्याल कर रहे थे जैसे किसी शाहीन का तरबियत याफ्ता बच्चा फाख्ताओं पर झपटने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुका हो। ये सूरत हाल दोनों के लिए परेशान कुन थी। लिहाजा दोनों ने आपस में मखसूस इशारा किया, फिर पीछे हटे और अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए भाग खड़े हुए। शहाबुद्दीन उनका ताकुब करना चाहता था, पर अपने बाप, चचा और समरा की लाशों की तरफ देखते हुए गहरी सोचों में खो गया। भागते हुए घोड़े को उसने रोक दिया, पलटा, लाशों के पास आया, तीनों की नब्ज का जायजा लिया। तीनों ही दम तोड़ चुके थे। उस मौके पर शहाबुद्दीन किसी रद्द अमल का इजहार करना चाहता था कि मशरिक की तरफ से कुछ घोड़सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आ रहे थे। उन्हें देखते हुए शहाबुद्दीन की पेशानी पर तशवीश की सिलवटें गहरी हो गई थी। सवार बड़ी तेजी से करीब आते जा रहे थे। शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर अपने घोड़े की रिकाब में पांव जमाए, एक जहरीली जस्त उसने लगाई और दूसरे ही लम्हे वो घोड़े की जीन पर था। साथ ही उसने तलवार और ढाल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए आने वाले सवारों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार और मुस्तैद कर लिया था। मशरिक की तरफ से आने वाले वो चारों सवार जब करीब आए, तब शहाबुद्दीन की पेशानी पर जो तशवीश की सिलवटें पड़ी थी जाती रही थी। आसूदा और पुरसकून हो गया था। शायद आने वालों में से किसी को वो पहचान गया था। चारों सवार करीब आकर अपने घोड़ों से उतरे। उनकी तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन भी अपने घोड़े से उतर गया था। आने वाले चारों बड़ी तशवीश से अली मर्दान, नासिर खुसरू और समरा की लाशों को देखने लगे थे। तब वो उदास और अफसुर्दा हो गए थे। फिर उनमें से एक, जो किसी कदर पक्की उम्र का था, शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, अगर मैं गलती पर नहीं तो तू शहाबुद्दीन है, अली मर्दान का छोटा बेटा। शहाबुद्दीन संजीदा था। उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं आपको पहचान चुका हूं, इसी बिना पर मैं अपने घोड़े से उतर गया हूं। चारों इत्मीनान का इजहार करते हुए आगे बढ़े। शहाबुद्दीन से बारी बारी गले मिले। फिर वही जिसने शहाबुद्दीन को पहचाना था, शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, मेरे साथियों ने तुम्हें इसलिए नहीं पहचाना कि जब तुम दिल्ली से कंधार की तरफ गए थे तो तुम बच्चे थे। अब तुम कई साल बाद वापस आ रहे हो तो बचपने से निकलकर बलूगत की हदूद में दाखिल हो रहे हो। इस बिना पर तुम्हें पहचान ना सके। बेटे, हमें अफसोस है, हम देर से पहुंचे। दरअसल ये सारी साजिश हसन अली और हुसैन अली की है। उनको न जाने कैसे खबर हो गई कि तुम्हारे दादा ने तुम लोगों को वापस बुला लिया है। लिहाजा उन्होंने कुछ आदमी मुकर्रर किए ताकि रास्ते ही में तुम चारों का खात्मा कर दे। तुम्हारे दादा के हिमायतियों ने उसकी इत्तला तुम्हारे दादा को की और उन्होंने फिलफौर तुम लोगों की हिफाजत के लिए हम चारों को भेजा। पर अफसोस, जिस काम के लिए हमें भेजा गया उसे हम अदा ना कर सके और दुश्मन के आदमी अपना काम तमाम करके चलते बने। वो शख्स जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन कहने लगा, राह रोकने वाले साथ थे। मेरे अब्बा ने उनमें से दो को पहचान लिया था। उनके नाम मंसूर अली और सुल्तान अली हैं और अब्बा ने कहा था कि वो पटना के हुक्मरान दोनों भाइयों के दो बेहतरीन सालारों सफदर अली और आलम अली के भाई हैं। 5 तो हमारे हाथों मारे गए, लेकिन मंसूर अली और सुल्तान अली भागने में कामयाब हो गए हैं। मैं उनका ताकुब करना चाहता था, पर मैं अपने बाप, अपनी चच्ची और चचा की लाशें भी इस तरह वीरानों में नहीं छोड़ सकता था। इस बिना पर मैंने ताकुब नहीं किया, सो वो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका। फिर बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए वो कह रहा था, हिंदुस्तान की सरजमीन में वो कहीं भी चले जाएं, जमीन की तह के अंदर भी उतर जाएं, तो मैं अपने इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए उन्हें वहां से निकालूंगा जरूर। जिस तरह उन्होंने मेरे बाप, मेरे चचा, मेरी चच्ची को खून आलूद किया है, ऐसे ही मैं उन्हें और उनकी नस्लों तक को खून में नहलाकर रख दूंगा। शहाबुद्दीन यहां तक कहने के बाद रुक गया, कुछ सोचा, फिर आने वाले उन चारों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अब दिल्ली अपने घर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे बाप, मेरे चचा और चच्ची की लाशें दिल्ली ले जाओ। वक्त जाया ना करना, मौसम ठंडा है, इस बिना पर लाशें खराब नहीं होंगी। अगर खराब होने का अंदेशा भी हुआ
तो पेट साफ करके लाशों को दहली जरूर पहुंचाना। मैं दुश्मनों से इंतकाम जरूर लूंगा। इस मौके पर जिस शख्स ने शहाबुद्दीन को पहचाना था वो आगे बढ़ा, शहाबुद्दीन का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़ी शफकत से कहने लगा, बच्चे, ये तुम्हारा नौजवानी का फैसला है जो सरासर जज्बात पर मबनी है। मेरे बच्चे, ऐसे फैसले पायदार नहीं होते। हम तुम्हें दुश्मन से निपटने के लिए अकेला तो नहीं निकलने देंगे। तुम ये समझ रहे हो कि तुम अपने दादा, अपनी माँ, अपने बड़े अब्बा को क्या मुंह दिखाओगे? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारे बड़े अब्बा, तुम्हारे दादा, तुम्हारी माँ, सबको खबर हो चुकी है कि हसन अली और हुसैन अली ने अपने कुछ आदमी तुम पर हमलावर होने के लिए रवाना किए हैं। इसी बिना पर तो हम इधर आए हैं। आओ हमारे साथ दहली चलो, लाशों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, और उसके बाद तुम्हारे दादा और बड़े अब्बा जो फैसला करेंगे वही हमारे लिए आखिरी होगा। उसके बाद उसने शहाबुद्दीन, उसके बाप, चचा और समरा की गैर मौजूदगी में दहली के अंदर जो तब्दीलियां हुई थी उनकी तफसील भी कह दी थी। आखिरकार उन चारों के समझाने पर शहाबुद्दीन उनके साथ जाने पर तैयार हो गया। तीनों लाशों को उन्होंने संभाला और उसके बाद वो बड़ी तेजी से दरियाए चनाब के किनारे से दहली का रुख कर रहे थे। तख्त नशीन होने के बाद मोहम्मद शाह सबसे पहले अपनी दादी मेहर परवर की खिदमत में हाजिर हुआ, उसे सलाम किया। हिंदुस्तान का बादशाह बनने पर मेहर परवर ने उसे गले लगाकर प्यार किया, मोहम्मद शाह को अपने सामने बिठाया। उस मौके पर मोहम्मद शाह अपनी दादी मेहर परवर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, दादी अम्मा, मुझे हिंदुस्तान का बादशाह तो बना दिया गया है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द मसाइल ही मसाइल और मेरे चारों तरफ वसाइल का कहत फैला हुआ है। दादी अम्मा, आप जानती हैं असल हुकूमत दोनों बादशाहगर भाइयों के पास है। इससे पहले हुक्मरानों के अलावा वो अपने कई दीगर सरकर्दा दुश्मनों को भी मौत के घाट उतार चुके हैं। न उनसे कोई बाजपुर्स कर सकता है, न उन्हें उनके जराइम की कोई सजा दे सकता है। अम्मा, कहने को तो मैं बादशाह हूं, लेकिन अगर मैं उनके हाथों कठपुतली ना बना, उनके हाथों का खिलौना ना बना, तो फिर जिस तरह इससे पहले उन्होंने फर्रुख सियर, रफीउद दराजात, रफीउद दौला को उनके अंजाम तक पहुंचाया है, मेरा अंजाम उनसे भी बदतर करेंगे। अम्मा, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग हों जो इन बादशाहगरों के मुकाबले में मेरा साथ दें, और मेरा उनके साथ टकराव होता है तो कम से कम मैं अपने उन हमराइयों के साथ उनका मुकाबला करने के काबिल तो हूं। दादी अम्मा, मैं अपनी हालत इन बादशाहगरों के हाथों फर्रुख सियर, रफीउद दराजात और रफीउद दौला जैसी नहीं बनाना चाहता। उनके मरने, उनकी मौत का गम जिस कदर आपको है उतना ही मुझे भी है, इसलिए कि वो मेरे चचा जात थे, मेरे बाजू, मेरा सहारा थे। अम्मा, अगर मैं शुरू में ही इनके हाथों का खिलौना बन गया तो आने वाले दौर में वो मुझे अपने पांव तले रौंद कर रख देंगे। इन्होंने मुझे अपना वजीर बनाने के लिए कई नामों की पेशकश की है, लेकिन मैंने अभी किसी का इंतखाब नहीं किया। मैंने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया था कि फिलहाल मुझे सोचने का मौका दें। वजीर ऐसे शख्स को बनाऊंगा जो सल्तनत के लिए सूदमंद साबित हो, सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए काम करे। मोहम्मद शाह जब खामोश हुआ तो मेहर परवर कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही, फिर पूछ बैठी, बेटे, इस सिलसिले में अपना वजीर मुंतखब करने के लिए किसी का नाम तुम्हारे जहन में है? दादी अम्मा, एक नाम मेरे जहन में है, पर पहले मैं आपका मशवरा जानना चाहूंगा कि आप इस सिलसिले में किसकी सिफारिश करती हैं, किसका नाम लेती हैं कि उसे ममलुकत का वजीर होना चाहिए? मोहम्मद शाह ने बड़े गौर से अपनी दादी मेहर परवर की तरफ देखते हुए कहा था। मोहम्मद शाह के उन अल्फाज पर मेहर परवर थोड़ी देर तक हल्के हल्के तबस्सुम से मोहम्मद शाह की तरफ देखती रही। उस मौके पर उसकी आंखों में शफकत, उसके तबस्सुम में ममता भरी मोहब्बत थी। फिर मोहम्मद शाह की समात से उसकी आवाज टकराई थी, मोहम्मद शाह, मेरे बच्चे, इस मौके पर मेरे जहन में भी एक नाम है, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि तुम उस शख्स का नाम कहो जिसे तुम वजीर मुंतखब करना चाहते हो। उसके बाद मैं वो नाम कहूंगी जो इस वक्त मेरे जहन में है। मोहम्मद शाह ने हाथ आगे बढ़ाकर मेहर परवर के दोनों घुटने पकड़े, फिर अपना सर उसकी गोद में रख दिया, कहने लगा, दादी अम्मा, आप कैसी बात करती हैं? पहले आपका नाम, उसके बाद मैं कहूंगा कि मैं किसे वजीर बनाना चाहता हूं। मेहर परवर कुछ देर तक अपनी गोद में रखे मोहम्मद शाह के सर पर हाथ फेरती रही, फिर बड़ी मोहब्बत में कहने लगी, अच्छा ये बात है तो उठ, कागज और कलम दवात लेकर आओ। लम्हा भर के लिए मोहम्मद शाह ने जुस्तजू भरे अंदाज में मेहर परवर की तरफ देखा, फिर जस्त लगाने के अंदाज में उठ खड़ा हुआ, तेजी से एक तरफ गया, एक कागज और कलम दवात लाकर मेहर परवर के सामने रख दिए थे। मेहर परवर ने कागज को दोहरा करके मोहम्मद शाह से छुपाते हुए उस पर एक नाम लिखा, कागज को दोहरा कर दिया, फिर मोहम्मद शाह को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे बच्चे,
जिस शख्स को मैं पसंद करती हूँ कि वो तुम्हारा वजीर बने, मैंने उसका नाम इस कागज पर लिखकर कागज दोहरा कर दिया है। पहले तुम कहो किसे वजीर बनाना चाहते हो, उसके बाद मैं कागज पर लिखा हुआ ये नाम तुम्हारे सामने रख दूंगी। मोहम्मद शाह मान गया। लम्हा भर के लिए उसने बड़ी अकीदत और इरादतमंदी से अपनी दादी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अम्मा, इस वक्त जिस शख्स का नाम वजीर के लिए मेरे जहन में है वो मोहम्मद अमीन खान है। उसके अलावा किसी और पर भरोसा और एतमाद करने को फिलहाल मेरा जी नहीं चाहता। मैं समझता हूँ सिर्फ अमीन खान ही है जो इन बादशाहगरों के मुकाबले में छाती तान कर मेरा साथ देने पर आमादा हो सकता है। इसके अलावा मैं कुछ और मामलात तय करने के बाद इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। आप जानती हैं मोहम्मद अमीन खान का भतीजा निजामुल मुल्क इन दिनों दक्कन के जनूबी इलाके में मुकीम है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करता जा रहा है। आप ये भी जानती हैं कि मोहम्मद अमीन खान की बादशाहगरों के साथ अदावत चल रही है, लिहाजा अगर मोहम्मद अमीन खान बादशाहगरों के खिलाफ है तो उसका भतीजा निजामुल मुल्क भी यकीनन उनके खिलाफ है। निजामुल मुल्क ने अपने कासिद के जरिए दक्कन से मेरी तरफ पैगाम भिजवाया है कि अगर मैं बादशाह बन गया हूं तो बादशाहगरों के सामने दबकर ना रहूं, अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक फैसले करूं और काम करूं जो सल्तनत के लिए बेहतर हो। वो काम ना करो जिनमें इन बादशाहगरों की खुशनुदी और खुदावंदे कुद्दूस की नाराजगी हो। निजामुल मुल्क ने मुझे ये भी पैगाम भिजवाया है कि उसने दक्कन में एक ताकत और कुव्वत जमा कर ली है। अगर इस मौके पर बादशाहगरों ने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की या उनके हिमायतियों ने किसी भी इलाके में मेरे लिए मसाइल खड़े करने की कोशिश की तो निजामुल मुल्क अपना लश्कर लेकर मेरे हक में उठ खड़ा होगा। इसके अलावा पटना और चंद दूसरे शहरों में मोहम्मद अमीन खान के भी बड़े हिमायती हैं। लश्कर के अंदर भी उसकी हिमायत करने वाले काफी हैं। अब आप वो कागज उल्टें जिस पर आपने अपना मुंतखब करदा नाम लिखा है। मोहम्मद शाह जब तक बोलता रहा, मेहर परवर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही, फिर गहरे तबस्सुम में कहने लगी, बच्चे, अब इस कागज की तह खोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो नाम तो तुमने खुद ही कह दिया है। उसके साथ ही मोहम्मद शाह ने झपट कर तय किया हुआ वो कागज उठाया। जब उसकी तह खोली तो उस पर मोहम्मद अमीन खान का नाम लिखा हुआ था। थोड़ी देर तक कागज पर लिखे नाम को देखते हुए मोहम्मद शाह मुस्कुराता रहा, फिर मेहर परवर की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा, कसम खुदाबंदे कुद्दूस की, आपके फैसले ने जहां मेरा दिल खुश कर दिया है वहां मुझे कल्बी तौर पर एक आसूदगी और रूहानी तौर पर तमानियत भी हासिल हुई है। मेहर परवर ने मोहम्मद शाह की पीठ पर हाथ फेरा, कहने लगी, बेटे, मैं खुद भी तुम्हें नसीहत और वसीयत करूंगी कि किसी के हाथों में मोहरा बनकर हुकूमत ना करना, किसी के हाथों का खिलौना बनकर फैसले ना करना, किसी के सामने दबकर ऐसे काम ना करना जिसमें खुदावंदे कुद्दूस की नाराजगी हो। मेरे बच्चे, वो काम करना जिसमें कायनात के मालिक की रजामंदी हो। अगर वो खुश है तो सारी दुनिया भी तुम्हारी मुखालिफ हो जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मेरे बच्चे, अगर तुम सारी दुनिया की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाओ और तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक और तुम्हारा खुदा तुमसे खुश ना हो तो फिर उसकी गिरफ्त, उसके अजाब, उसकी पकड़ से तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। लिहाजा अल्लाह का नाम लो, मोहम्मद अमीन खान को वजीर बना दो, बाकी मामलात अपने अल्लाह के सपुर्द कर दो। ये काम क्योंकि तुम नेक नियति और खलूस से कर रहे हो, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले में कायनात का मालिक यकीनन तुम्हारी हिमायत और मदद करेगा। मेहर परवर के उन अल्फाज पर मोहम्मद शाह की छाती तन गई थी, गर्दन सीधी हो गई थी। दोनों हाथ आगे बढ़ाए, मेहर परवर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें बोसा दिया, फिर उठ खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद जो सबसे पहला काम उसने किया वो ये कि उसने अमीन खान को अपना वजीर बनाने का ऐलान कर दिया था। हिंदुस्तान का वजीर बनने के बाद मोहम्मद अमीन खान एक रोज अपनी हवेली में बैठा हुआ था कि हवेली में जोधपुर का राजा अजीत सिंह, उसकी रानी बिशन कुमारी और बचपन से शबाब की हदूद में दाखिल होती राजकुमारी पार्वती देवी दाखिल हुई थी। मोहम्मद अमीन खान और उसके अहले खाना ने तीनों को हवेली में दाखिल होते देख लिया था। जब वो उनका इस्तकबाल करने के लिए उठे तब अजीत सिंह, बिशन कुमारी और पार्वती के पीछे ही पीछे बनारस का राजा मनसाराम, उसकी रानी गोरसिया देवी और बेटी अरोमा देवी एक साथ दाखिल हुए थे। मोहम्मद अमीन खान, उसके बेटे फैरोज मिर्जा के दोनों बेटों इबादुद्दीन, कावर्द खान और अली मर्दान के बड़े बेटे शरफुद्दीन ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया था। फिर सभी दीवान खाने में जाकर बैठ गए। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अजीत सिंह, मेरे ख्याल में औरतों को जनान खाने में भेज दो। अजीत सिंह ने उस मौके पर गौर से मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखा, फिर बोल उठा, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन फिलहाल इनका यहाँ बैठना जरूरी है
اس لیے کہ میں اور میرے اہل خانہ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے وہی گفتگو میں اپنے رفیق بنارس کے راجہ منسا رام، ان کی پتنی گورسیا دیوی سے بھی کر چکا ہوں۔ اب اس معاملے کو آخری شکل دینے کے لیے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ کی اس گفتگو کے جواب میں محمد امین خان تھوڑی دیر تک اس کی طرف جستجو بھرے انداز میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اسے مخاطب کیا، اجیت سنگھ، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر تم کسی معاملے کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ اجیت سنگھ جواب میں سنبھلا، اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، محترم امین خان، آپ جانتے ہیں فروخ سیر کے مرنے کے بعد میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے۔ فروخ سیر کے ساتھ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے تھوڑے ہی دیر بعد ان بادشاہ گروں نے فروخ سیر کا خاتمہ کر دیا۔ اب فروخ سیر اور محمد شاہ کی دادی مہر پرور کی مہربانی سے آپ کے ہمسائے میں رہائش کے لیے میری بیٹی کو حویلی مل گئی۔ وہ اسی حویلی میں قیام کرنا چاہتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فروخ سیر سے شادی کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام گوہر آرا رکھ لیا تھا۔ اب جب کہ فروخ سیر نہیں رہا، وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو ہم اس پر یہ تو زور نہیں ڈالتے کہ وہ اپنا دھرم تبدیل کرے، گوہر آرا ہی رہے، لیکن کم از کم ہمارے ساتھ جا کر جودھ پور میں قیام تو کرے۔ وہ دہلی سے جانا نہیں چاہتی، جو مہر پرور نے اسے حویلی دی ہے اسی میں رہنا چاہتی ہے۔ اب آپ بتائیں، اتنی بڑی حویلی میں میری بیٹی اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ اجیت سنگھ کے خاموش ہونے پر محمد امین خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس موضوع پر تم نے گوہر آرا سے بات کی؟ اگر کی ہے تو کب؟ اجیت سنگھ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، وہ مجھے اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے، اس لیے کہ اس وقت میں بادشاہ گروں کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو وہ میرا خاتمہ کر دیتے، لہٰذا میری بیٹی مجھ سے خفا لگتی ہے۔ میں نے گزشتہ دن اس موضوع پر اس سے گفتگو کی تھی اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ جودھ پور چلے، لیکن وہ جودھ پور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، الٹا یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی چھوٹی بہن راجکماری پاربتی دیوی کو بھی اس کے پاس دہلی میں چھوڑ دیں اور وہ آپ کے ہمسائے میں جو حویلی ملی ہے اس میں رہے۔ اس طرح اس کا خیال ہے کہ وہ دونوں بہنیں اس حویلی میں۔ اجیت سنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے امین خان بول اٹھا تھا، اجیت سنگھ، اس موضوع پر تمہاری بیٹی گوہر آرا مجھ سے بھی بات کر چکی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ہمسائے میں آ گئی ہے۔ وہ ایک اچھی اور بڑی سعادت مند بچی ہے۔ اس وقت بھی وہ میرے زنان خانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جو گفتگو تم نے اس سے کی تھی اس کی ساری تفصیل اس نے مجھ سے کہی تھی۔ وہ پکا اور پختہ ارادہ کیے ہوئے تھی کہ وہ دہلی سے نہیں نکلے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ دہلی میں اس کے شوہر فروخ سیر کی قبر ہے۔ تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ وہ روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ہمایوں کے مقبرے میں اپنے شوہر فروخ سیر کی قبر پر جاتی ہے، پھول چڑھا کر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم گوہر آرا پر زور نہ ڈالو اور کوئی کام اسے اس کی مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اجیت سنگھ مسکرایا، پھر محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے بھی وہی فیصلہ دیا جو میری پتنی بشن کماری دیتی ہے۔ بشن کماری چاہتی ہے کہ گوہر آرا کے ساتھ یہ خود اور راجکماری پاربتی دیوی دونوں رہیں۔ اجیت سنگھ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محمد امین خان بول اٹھا تھا، اجیت سنگھ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تم اپنی پتنی بشن کماری راجکماری پاربتی کو یہیں گوہر آرا کے پاس رہنے دو اور خود جودھ پور جا کر نظم و نسق سنبھال لو۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک ان تینوں ماں بیٹی کا تعلق ہے، ان سے متعلق فکر مند نہ ہونا۔ بشن کماری کی حیثیت یہاں میری بہن کسی ہوگی، پاربتی اور گوہر آرا میری دو عزیز بیٹیوں کی طرح دہلی میں رہیں گی۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ محمد امین خان کی گفتگو سے شاید اجیت سنگھ مطمئن ہو گیا تھا۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مسئلہ تو حل ہوا، اب ذرا منسا رام کی طرف توجہ دیجیے۔ اس موقع پر منسا رام مسکراتے ہوئے خود ہی بول اٹھا اور محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، میں دو کاموں کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اول یہ کہ آپ کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے علی مردان، شہاب الدین، ناصر خسرو اور میری بیٹی سمرا کو واپس بلا لیا ہے۔ سوچا اگر وہ پہنچ گئے ہوں تو ان سے بھی مل لوں گا۔ بنارس کے راجہ منسا رام نے ابھی اپنی گفتگو ختم نہ کی تھی، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر جودھ پور کا راجہ اجیت سنگھ اپنے منہ پر دائیں بائیں تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا، میں انتہا درجے کا احمق، بیوقوف اور بد سلیقہ شخص ہوں محمد امین خان۔ آیا میں بھی آپ کو آپ کی وزارت پر مبارکباد دینے کے لیے تھا، پر میں نے آپ کو مبارکباد دینے کی بجائے پہلے اپنا گھریلو مسئلہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اجیت سنگھ لگاتار محمد امین خان کو مبارکباد دینے لگا تھا۔ اچانک محمد امین خان سنجیدہ ہو گیا، پھر اپنے پوتے کاورد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
کاورد خان ذرا اٹھ کر جانا، گوہر آرا اس وقت زنان خانے میں ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ اس پر کاورد خان اٹھ کر دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا۔ اس کے پیچھے پیچھے مرنے والے بادشاہ فاروق سیر کی بیوہ اور جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ کی بیٹی داخل ہوئی تھی۔ دروازے پر آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر اپنی ماتا بشن کماری کے پاس ہو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد محمد امین خان نے اس کے سلسلے میں جو دیوان خانے میں گفتگو ہوئی تھی اس سے اسے مطلع کر دیا تھا۔ اس گفتگو پر گوہر آرا بے حد خوش ہوئی، پھر اپنے باپ اجیت سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، اگر جودھ پور میں آپ میرے باپ ہیں تو یہاں دہلی میں محترم امین خان میرے باپ اور میرے نگران ہیں۔ اگر آپ میری ماتا میری بہن راجکماری پاربتی دیوی کو میرے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ ان دونوں بلکہ ہم تینوں سے متعلق اپنے دل میں کسی پریشانی اور تشویش کو جگہ نہ دیجیے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، جس طرح ہم جودھ پور میں محفوظ ہوں گے اسی طرح یہاں بھی محفوظ رہیں گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوہر آرا کی اس گفتگو کے جواب میں محمد امین خان کہنے لگا، اجیت سنگھ، اب فیصلہ ہو گیا، تم جودھ پور چلے جاؤ گے۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ہمارے ساتھ والی حویلی میں رہیں گی اور ان کی حفاظت تمہارے نہیں، اب ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امین خان نے منسا رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، منسا رام، میں نے چاروں کو کندھار سے بلا لیا ہے۔ ان چاروں کو باحفاظت لانے کے لیے میں نے اپنے کچھ مسلح جوان بھی مغرب کی طرف روانہ کر دیے ہیں، اس لیے کہ میرے کچھ حمایتیوں نے اطلاع دی تھی کہ بادشاہگر اور ان کے کچھ سرکردہ لوگ ان چاروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ میرے خیال میں چند روز تک وہ چاروں دہلی پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد محمد امین خان کے کہنے پر بشن کماری، راج کماری پاربتی دیوی، گورچا دیوی، راج کماری اروما پانچوں اٹھ کر حویلی کے زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی۔ زنان خانے میں ساری عورتیں مختلف گروہوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ ایک جگہ کرا خاتون، تقدیس خانم، مہرالنساء رانی گورچا دیوی، حسین اور خوبصورت راجکماری پاربتی دیوی کی ماتا بشن کماری بھی بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ دوسرے گروہ میں فاروق سیر کی بیوہ گوہر آرا، اس کی چھوٹی بہن راجکماری پاربتی دیوی، بنارس کے راجہ منسا رام کی راجکماری اروما دیوی اور محمد امین خان کی پوتی اور فیروز مرزا کی حسین اور خوبصورت بیٹی ماہ الملک بیٹھی کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ اس موقع پر ماہ الملک خصوصیت کے ساتھ پاربتی دیوی اور راجکماری اروما کے ساتھ بہت گھلی ملی سی دکھائی دے رہی تھی۔ ہنس ہنس کر ان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ بھی بڑی بے تکلفی سے خوشکن انداز میں کہے لگا رہی تھی۔ ایسے میں ماہ الملک کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، اپنی ماں تقدیس خانم کے پہلو میں بیٹھ گئی، اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گئی اور کہنے لگی، اماں، ذرا راجکماری پاربتی اور اروما کی طرف دیکھو، کیا ایسی حسین اور خوبصورت لڑکیاں یہاں ملتی ہیں؟ تقدیس خانم نے گھورنے کے انداز میں ماہ الملک کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ کہنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماہ الملک پھر اپنا منہ ماں کے قریب لے گئی اور کہنے لگی، اماں، برا نہ ماننا، میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ آگے آخری فیصلہ کرنا بڑوں کا کام ہے۔ اماں، میرا بھائی شہاب الدین آ رہا ہے۔ آپ جانتی ہے میرے سگے بھائیوں عباد الدین اور کاورد خان کے علاوہ چچا زاد شرف الدین، تینوں سے شہاب الدین خوبصورت اور فرما بردار ہیں۔ اماں، اب وہ جوان ہو کر لوٹ رہا ہے، میرا دل کہتا ہے وہ خوب قداور، توانا اور کڑیل ہوگا۔ اماں، میں نے اپنے دل میں یہ ٹھانی ہے کہ جودھ پور کی راجکماری پاربتی دیوی کو شہاب الدین کے لیے پسند کیا جائے اور اروما دیوی کو اپنے بھائی کاورد بیگ کے لیے میں پسند کر چکی ہوں۔ تقدیس خانم اور ماہ الملک کو اس طرح باتیں کرتے دیکھ کر کرا خاتون بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ وہ تقدیس خانم کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر تقدیس خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہتی ہے میری بیٹی؟ جواب میں سرگوشی کرتے ہوئے تقدیس خانم نے وہ ساری گفتگو کرا خاتون سے کہہ دی تھی جو ماہ الملک نے کہی تھی۔ یہ ساری گفتگو سن کر کرا خاتون خوش ہو گئی تھی۔ اپنے اور تقدیس خانم کے درمیان اس نے ذرا سی جگہ بنائی، ماہ الملک کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب ماہ الملک وہاں بیٹھ گئی تب کرا خاتون ماہ الملک اور تقدیس خانم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہنے لگی، جہاں تک پاربتی کا تعلق ہے تو اس نے یہیں ہمارے ہمسائے میں گوہر آرا کے ساتھ رہنا ہے۔ ان دونوں کی ماتا بشن کماری بھی یہیں قیام کرے گی۔ پہلے شہاب الدین کو آنے دو، شہاب الدین بھی یہیں رہے گا، پاربتی بھی یہیں ہوگی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع فراہم کریں گے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو یقیناً ہم پاربتی کو شہاب الدین کے لیے پسند کر لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرا خاتون رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوئی کہہ رہی تھی، جہاں تک اروما دیوی کا تعلق ہے تو وہ گھر کی بات ہے،
यूं जानो वो हमारी मुट्ठी में है, इसलिए कि बनारस वालों से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। वो चंद दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन हमारे यहाँ, कुछ दिन दिल्ली में अपने अजीजों के यहाँ कयाम करेंगे और रुखसत होते वक्त मैं मनसाराम और उसकी रानी गोरसिया देवी के कानों में ये बात डाल दूंगी कि हम राजकुमारी अरुमा देवी को कावर्द खान के लिए पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में वो इनकार नहीं करेगी। करा खातून जब खामोश हुई तब तकदीस खानम उसे मुखातिब करके कहने लगी, करा मेरी बहन, अपनी इस भांजी को इस फैसले से भी आगाह करो जो इसका दादा इससे मुतल्लिक कर रहा है। अपनी मां तकदीस खानम के उन अल्फाज पर माहुल मुल्क चौंकी थी और तजस्सुस भरे अंदाज में अपनी खाला करा खातून की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर करा खातून मुस्कुराते हुए अपना मुंह माहुल मुल्क के करीब ले गई और कहने लगी, माहुल मुल्क मेरी बच्ची, तेरे मुतालिक तेरा दादा ये फैसला कर रहा है कि तुझे मेरे बड़े बेटे शरफुद्दीन के साथ मंसूब कर दिया जाए। बोल, क्या तुझे इस सिलसिले में कोई एतराज है? ये अल्फाज सुनकर माहुल मुल्क शर्माती लजाती हुई उठ खड़ी हुई, फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, खाला मुझे क्या एतराज हो सकता है। उसके साथ ही वो तकरीबन भागती हुई वहां से हटी और फिर पहले की तरह राजकुमारी पार्वती, गोहर आरा और राजकुमारी अरुमा के पास बैठकर बातें करने लगी थी। उस मौके पर मेहरुन्निसा को कुछ ख्याल गुजरा और वो करा खातून और तकदीस खानम की तरफ देखते हुए कहने लगी, घर पर इतने मेहमान आए हुए हैं, मेरे ख्याल में तुम दोनों बहनें उठकर कुछ खाने का भी एहतमाम करो। मेहरुन्निसा के उन अल्फाज के साथ ही करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनें उठ खड़ी हुई थी। उस मौके पर माहुल मुल्क ने चौंकने के अंदाज में उनकी तरफ देखा, अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ गई, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, आप दोनों बहनें कहाँ जाने लगी हैं? करा खातून धीमे से लहजे में कहने लगी, बेटी मेहमान आए हुए हैं, उनके खाने का एहतमाम करती हैं। माहुल मुल्क ने बड़े प्यारे अंदाज में एक हाथ में अपनी मां तकदीस खानम का बाजू पकड़ा, दूसरे हाथ से अपनी खाला करा खातून का, दोनों को खींचकर अपनी नशिस्तों पर बिठा दिया। फिर कहने लगी, आप दोनों बहनें बैठें, आज खाने का एहतमाम मैं और हमारी बड़ी बहन गोहर आरा करेंगी। उसके साथ ही माहुल मुल्क पीछे हटी थी। उसके अल्फाज गोहर आरा ने भी सुन लिए थे। वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। माहुल मुल्क का बाजू उसने पकड़ा, फिर कहने लगी, आओ मैं और तुम मतबख की तरफ जाती हैं, पार्वती और अरुमा दोनों यहाँ बैठती हैं। गोहर आरा के ये अल्फाज सुनकर पहले पार्वती उठी, फिर अरुमा भी उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही पार्वती कहने लगी, अगर आप दोनों मतबख की तरफ जाने लगी हैं तो हम भी जाती हैं, वहां काम में आपका हाथ बटा देंगी। उसके साथ ही वो चारों नशिस्त गाह से उठकर मतबख की तरफ होली थी। मतबख में उन्होंने थोड़ी देर काम किया होगा कि बाहर हवेली में उन्हें शोर सुनाई दिया। ये शोर सुनकर जब माहुल मुल्क मतबख से बाहर निकली तो उसने देखा दीवान खाने से सब मर्द उठकर बदहवासी के आलम में हवेली के सहन की तरफ जा रहे थे। उस मौके पर उसे हवेली के सहन में रोने की आवाजें भी सुनाई दी थी। ये सूरत हाल माहुल मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जनान खाने की तरफ गई। अपनी दादी मेहरुन्निसा अपनी मां तकदीस खानम और करा खातून को मुखातिब करके कहने लगी, आप बाहर हवेली की तरफ देखें, न जाने क्या हुआ है, किसी के रोने की आवाज आ रही है। दीवान खाने से उठकर सब लोग बदहवासी के आलम में हवेली के सहन की तरफ जा रहे थे। माहुल मुल्क के उस इंकशाफ पर दीवान खाने में बैठी हुई सारी औरतें बदहवासी के आलम में उठी और जनान खाने से निकलकर हवेली के सहन की तरफ लपकी थी। माहुल मुल्क भी उनके साथ थी। इतनी देर तक गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती और राजकुमारी अरुमा देवी भी मतबख से निकलकर उनके साथ होली थी। सब लोग जब हवेली के सहन में आए तो सहन में वो 4 मुसल्ला जवान जिन्हें मोहम्मद अमीन खान ने अली मर्दान, नासिर खुसरू, शहाबुद्दीन और समरा की मदद के लिए भिजवाया था, वो घोड़ों से अली मर्दान, नासिर खुसरू और समरा की लाशें उतार रहे थे। लाशों को उन्होंने घोड़ों से उतारकर हवेली के सहन में जहां घास थी वहां डाल दिया था। ये सूरत हाल घर के हर फर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। माहुल मुल्क चीखे मारकर रोने लगी थी। बारी बारी हर लाश से लिपटकर उनकी पेशानियां चूम रही थी। मेहरुन्निसा लाशों के करीब जाकर चकराई और सहन में गिर गई थी। शरफुद्दीन, इबादुद्दीन और कावर्द खान उसे संभालने लगे थे, खुद भी रो रहे थे। तकदीस खानम और करा खातून दोनों बहनों की हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी, रो रही थी, हल्के हल्के बैन कर रही थी। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान और उसका बड़ा बेटा फैरोज मिर्जा सख्ते के आलम में लाशों के पास खड़े थे। जो लोग लाशें लेकर आए थे उन्होंने पूरी तफसील दोनों बाप बेटे से कह दी थी। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान ने अपने बेटे फैरोज मिर्जा को मुखातिब किया, काश बताने वाला मुझे पहले बताता कि मेरे बच्चों को खतरा है तो मैं उनकी हिफाजत का एहतमाम कर लेता, लेकिन इनको कत्ल करने वाले बचेंगे नहीं, अपने बदतरीन अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा
پھر لاشیں لانے والے چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تو میرے گھر کے 3 فرد ہیں، ان کے ساتھ میرے گھر کا گوہر آبدار بھی تھا۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت محمد امین خان کی آواز اس کے حلق میں ڈوب گئی تھی، اندر ہی اندر رو رہا تھا، ہچکیوں کو دبا رہا تھا، ظاہر میں اپنا بھرم رکھے ہوئے تھا۔ دوبارہ لاشیں لانے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بولو میرا وہ گوہر کہاں ہے؟ وہ اس حویلی کا اجالا، اس خاندان کے لیے سرمایہ لطافت، اور وہ میرے شجرہ نسب کی پھلواری میں روشن مہتاب جیسا تھا۔ بولو میرا بچہ شہاب الدین کہاں ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین خان پھٹ پڑا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، ہچکیوں کو بڑی مشکل سے دبا رہا تھا۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر قریب ہی کھڑا فیروز مرزا ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے کھل کر رویا، پھر ایک دم سنبھل گیا، سر کو جھٹکا دیا۔ اس کے آنسو اس موقع پر زمین پر گر کر جذب ہو گئے تھے۔ اس موقع پر کرا خاتون کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ لاشیں لانے والوں کو مخاطب کر کے وہ چلا اٹھی تھی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہے شہاب الدین؟ اتنی دیر تک ہمت کرتے ہوئے شرف الدین، عباد الدین اور کاورد خان اندر سے مسحریاں اٹھا لائے تھے اور لاشوں کو ان پر ڈال دیا گیا تھا۔ لاشیں لانے والے چاروں بھی رو رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک محمد امین خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شہاب الدین زندہ ہے، حویلی کے پاس جو اونچی پھلواری بنی ہوئی ہے، اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے اس کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے، اندر نہیں آتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجرم ہے، اپنے باپ، اپنے چچا، اپنی چچی کی حفاظت نہیں کر سکا، لہٰذا وہ اس قابل نہیں کہ اپنے اہل خانہ کو منہ دکھائے۔ یہ الفاظ سن کر ماحول ملک آپے سے باہر ہو گئی تھی، چیخے مار کر رونے لگی تھی۔ ساتھ ہی باری باری شرف الدین، عباد الدین، کاورد خان کی منتیں کرتے ہوئے وہ روتے چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرے بھائی شہاب الدین کو اندر لاؤ۔ امین خان نے اس موقع پر اپنے بیٹے فیروز مرزا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، فیروز مرزا جا شہاب الدین کو اندر لا۔ میں جانتا ہوں تو بھی آگاہ ہے کہ وہ بڑا جذباتی، بڑا حساس بچہ ہے، جوان ہو کر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، پرکشش، جامع زیب ہو گیا ہوگا۔ جا اسے اندر لے کر آ، اس نے کبھی تیرا کہا ٹالا نہیں، تیرے کہنے پر فوراً اندر چلا آئے گا۔ فیروز مرزا روتے روتے سنبھلا، حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ شرف الدین جو شہاب الدین کا بڑا بھائی تھا اور دونوں چچا زاد بھائی عباد الدین اور کاورد خان بھی فیروز مرزا کے پیچھے ہو لیے تھے۔ جب حویلی کے دروازے سے باہر نکلے تو حویلی کی دیواروں کے ساتھ ساتھ جو پھلواری بنی ہوئی تھی اس کی جو منڈیر تھی، وہاں شہاب الدین سر جھکائے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ فیروز مرزا اس کے قریب جا کھڑا ہوا، انتہائی دکھ بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، واہ شہاب الدین واہ، تم جانتے بھی تھے کہ اس گھر کا ہر فرد تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر بھی تم نے لاشیں اندر بھیج دی اور خود باہر بیٹھے رہے تاکہ ہمارے دل، ہمارے جگر پاش پاش ہو جائے۔ اس سے آگے فیروز مرزا کچھ نہ کہہ سکا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی تھی، آواز ڈوب رہی تھی۔ اپنے بڑے ابا کی حالت دیکھتے ہوئے شہاب الدین اٹھا، اس سے لپٹ گیا اور اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگا تھا۔ فیروز مرزا نے اسے علیحدہ کیا، پھر عباد الدین، کاورد خان اور شرف الدین باری باری اس سے گلے ملے۔ کاورد خان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ شرف الدین اور عباد الدین اسے سہارا دے کر حویلی میں داخل ہوئے۔ فیروز مرزا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کاورد خان اس کے گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا تھا۔ سب سے پہلے ماحول ملک دیوانہ وار بھاگی، بری طرح شہاب الدین سے لپٹ گئی تھی، پھر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ شہاب الدین کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ماحول ملک کو اس نے علیحدہ کیا، پھر اس کی ماں کرا خاتون اور خالہ تقدیس خانم کے علاوہ مہرالنساء نے اسے لپٹا کر پیار کیا۔ بعد میں دادا امین خان نے اسے لپٹایا، اس کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر شہاب الدین کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، دونوں ہاتھوں میں تلوار کو تولا، پھر تلوار اس نے اپنے دادا کے قدموں میں رکھی اور رکت آمیز آواز میں کہنے لگا، دادا میری یہ تلوار اٹھائیں اور میرا خاتمہ کر دیں، اس لیے کہ میں صرف اپنا ہی مجرم نہیں کہ میں اپنے باپ، اپنے چچا، اپنی چچی کی حفاظت نہیں کر سکا، آپ کا بھی خطا کار ہوں کہ میں آپ کے 2 بیٹوں، آپ کی بہو کو بچا نہ سکا۔ شہاب الدین کے الفاظ سن کر محمد امین خان دکھ اور غم میں دوہرا ہو گیا تھا، جھکا اور شہاب الدین کو اٹھایا اور کہنے لگا، میرے بچے ایسی باتیں مت کر، ایسی باتیں کرے گا تو اپنے دادا کو مار دے گا، پھر ان تینوں کے ساتھ مجھے بھی دفن کرانا۔ اپنے دادا سے ہٹ کر شہاب الدین نے فیروز مرزا کی طرف دیکھا اور روتی ہوئی آواز میں اسے کہنے لگا،
बड़े अब्बा, मैं आपका भी मुजरिम हूं। आपके 2 भाई और आपकी भावज मेरे सामने मौत के घाट उतार दिए गए और मैं कुछ ना कर सका। फिर उसने अपनी दादी मेहरुनिसा की तरफ देखा, पहले से भी ज्यादा कर्ब खेज आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, दादी अम्मा, सबसे ज्यादा तो मैं आपका कसूरवार हूं। आपके 2 सतून जैसे मजबूत बेटे और बहू मेरे सामने जानों से हाथ धो बैठे, सब मिलकर मुझे मारे, मुझे सजा दे, मुझे इतना मारे कि मेरे जिस्म से गोश्त नोच ले, मेरी हड्डियां पीस डाले। शहाबुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि कुछ ना कह सका। माहौल मुल्क भाग के आगे बढ़ी, उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसके शाने पर सर रखते हुए धारों धार रोते हुए कहने लगी, भाई, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज ना कहो, नहीं तो आपकी बहन मर जाएगी। अगर आपको अपनी बहन, अपनी माँ, अपने दादा, अपनी दादी, अपने भाइयों और दीगर अजीजों अकारिब की जरूरत है तो ऐसी बातें ना करें। उसके साथ ही माहुल मुल्क सिसकियां और हिचकियां लेते हुए शहाबुद्दीन के शाने पर सर रखकर रोने लगी थी। उस मौके पर अमीन खान शहाबुद्दीन की मां करा खातून के पास आया और बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, करा खातून मेरी बेटी, अली मर्दान के मरने से जो चरका तुझे लगा है उसके दुख, उसके सदमे से मैं आगाह हूं। ये भी तो सोचो, दुश्मन ने मेरे बेटे मारकर मेरे बाजू काट दिए हैं, क्या मुझे दुख, सदमा और तकलीफ ना हुई होगी? मेरी बच्ची, देख शहाबुद्दीन की हालत क्या हो रही है। जिस वक्त वो यहां से गया था बचपने में था, अब जवानी की हदूद में दाखिल होकर आया है। कैसा खूबसूरत और दराज कद जवान बना है। इसको रोते हुए देखकर याद रखना, मैं इसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख माहुल मुल्क खुद भी रो रही है और उसे भी रुला रही है। तू खुद आगे बढ़कर शहाबुद्दीन को तसल्ली और तशफ़ी थे। तू उसकी माँ है, तेरा कहना ना उसने कभी पहले टाला था और ना अब टालेगा। अमीन खान के उन अल्फाज के साथ ही करा खातून ने अपने आप को संभाल लिया। आंसू उसने पोंछे, आंखें उसने साफ कर ली, आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे शहाबुद्दीन की तरफ बढ़ी थी। अमीन खान की ये गुफ्तगू करीब ही खड़ी गोहर आरा और उसकी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी ने सुन ली थी। लिहाजा वो दोनों बहनें भी एक दूसरे से गुफ्तगू करने के बाद शहाबुद्दीन और माहुल मुल्क की तरफ बढ़ी थी। दोनों के करीब जाकर करा खातून रुकी। बड़े सबर, बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए उसने पहले दोनों को अलहदा किया, फिर शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया। उसका सर, उसकी पेशानी, उसके गाल चूमे, फिर गहरी मोहब्बत से कहने लगी, बेटे सब्र कर, अब रोना नहीं, ये समझना ये तेरी माँ का हुक्म है। इतनी देर तक गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती भी करीब आ गई थी और उन्होंने माहुल मुल्क को संभाल लिया था। दोनों ने माहुल मुल्क को अपने साथ लिपटा लिया था। अपने आंचल के पल्लू से करा खातून ने पहले शहाबुद्दीन की आंखें खुश की, फिर पहली सी मोहब्बत में उसे मुखातिब करके कहने लगी, अगर तू संभलेगा तो देख तेरी बहन माहुल मुल्क भी संभल जाएगी। तेरी हालत देखते हुए उसकी अपनी हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। देख मेरे बच्चे, ये जो दोनों बच्चियां माहुल मुल्क को संभाल रही है, इनमें बड़ी जोधपुर के राजा और मरहूम बादशाह फर्रुखसियर की बेवा है और दूसरी उसकी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी है। ये बेचारी अपने बाप के साथ आज ही तेरे दादा को वजीर बनने पर मुबारकबाद देने के लिए आई थी। बनारस के राजा मनसाराम, उसकी रानी गोरसिया देवी और राजकुमारी अरोमा देवी भी आए हुए हैं। मनसाराम भी यही है। जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी आया हुआ है। बेटे अब तू संभल, तेरी ये हालत तेरे दादा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए मेरे बेटे अब रोना नहीं है। समरा की लाश के पास उसका बाप मनसाराम सतून की तरह चुप, उदास और अफसुर्दा खड़ा था, जबकि उसकी पत्नी गोरसिया और राजकुमारी अरोमा देवी दोनों समरा की लाश से लिपट कर रो रही थी। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर हाथ के इशारे से अमीन खान ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह, बनारस के राजा मनसाराम के अलावा शहाबुद्दीन के बड़े भाई शरफुद्दीन और फैरोज मिर्जा के दोनों बेटों इबादुद्दीन और कावर्द खान को अपने पास बुलाया। फैरोज मिर्जा पहले ही उसके पास खड़ा हुआ था। फिर उन सबको मुखातिब करते हुए मोहम्मद अमीन खान कहने लगा, अजीजों, सब मिलकर लाशों को जनान खाने की तरफ ले जाओ और मर्दाने में दरिया बिछा दो, इसलिए कि थोड़ी देर तक लोग अफसोस करने के लिए आना शुरू हो जाएंगे। अमीन खान के कहने पर शरफुद्दीन, इबादुद्दीन, कावर्द खान फौरन हरकत में आए। लाशों की चारपाइयां उठाने के लिए जब फैरोज मिर्जा, राजा मनसाराम और राजा अजीत सिंह भी आगे बढ़े, तब फौरन लपक कर शहाबुद्दीन ने फैरोज मिर्जा का हाथ पकड़ लिया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, बड़े अब्बा, आप दादा के पास ही खड़े रहें, ये काम हम खुद कर लेंगे। उसके बाद वो जोधपुर के राजा अजीत सिंह और बनारस के राजा मनसाराम के सामने आन खड़ा हुआ और कहने लगा, आप दादा के पास रहें, दादा ने जो काम कहा है ये आप लोगों का नहीं, हमारे करने का है।
پھر شہابالدین اس جگہ آیا جہاں اس کا بڑا بھائی شرف الدین اور چچا زاد اور خالہ زاد عباد الدین اور کاورد خان کھڑے ہوئے تھے۔ شہابالدین اور شرف الدین نے پہلے سمرا کی کھاٹ اٹھائی اور اسے اندر لے گئے۔ عباد الدین اور کاورد خان نے اپنے چچا علی مردان کی لاش اندر لے جا رہے تھے۔ شہابالدین اور شرف الدین واپس لوٹے اور ناصر خسرو کی لاش بھی اٹھا کر زنان خانے میں لے گئے تھے۔ اس کے بعد شہابالدین اپنی دادی مہر النساء کے پاس آیا۔ مہر النساء اسے اپنے قریب دیکھ کر کچھ دیر تک اپنے ہونٹ کاٹ کر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بازو پھیلا دیے، پہلے جی بھر کر اسے پیار کیا، اپنے ساتھ کچھ دیر لپٹائے رکھا۔ پھر شہابالدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دادی اماں، آپ ساری عورتوں کو لے کر زنان خانے کی طرف چلی جائیں، لاشیں ہم نے وہیں رکھ دی ہیں۔ شہابالدین کے کہنے پر مہر النساء حرکت میں آئی، ساری عورتوں کو اپنے ساتھ زنان خانے کی طرف لے گئی تھی، جبکہ آس پاس کے گھروں اور حویلیوں کے لوگ افسوس کے لیے امین خان کی حویلی میں جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اسی روز انتہائی غم زدہ اور دکھ بھرے ماحول میں مرنے والے تینوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ بڑا بادشاہ گر حسن علی ایک روز اپنے ذاتی کمرے میں اکیلا بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کمرے میں مالیاتی امور میں اس کا نائب رتن چند داخل ہوا۔ وہ بڑا تیز، بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار انسان تھا۔ اس کی آمد پر حسن علی چونکا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ رتن چند قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حسن علی بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بڑے پرفریب اور مکارانہ انداز میں رتن چند حسن علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، حسن علی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حسن علی نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا پہلے میں نے کبھی تمہاری بات، تمہارے کسی مشورے کو محسوس کیا ہے؟ حسن علی کی اس گفتگو سے رتن چند کو حوصلہ ہوا تھا، پھر کہنے لگا، حسن علی، جس معاملے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، پہلے بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، لیکن میں برداشت کر گیا تھا، چپ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایک موقع پر جب آپ کے چھوٹے بھائی حسین علی کو مال غنیمت ملا تھا تو اس مال غنیمت سے بھی وہ آپ کا حصہ کھا گیا تھا۔ اب جس وقت وہ آگرہ پر حملہ آور ہوا تھا تو وہاں سے اسے مال غنیمت کی صورت میں اس قدر دولت ہاتھ لگی جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ کیا مال غنیمت کے اس ڈھیر میں سے حسین علی نے کچھ آپ کو بھی دیا ہے؟ رتن چند کے ان الفاظ کے جواب میں حسن علی کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، چہرے پر غصے کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رتن چند کسی حد تک پریشان ہو گیا تھا، پھر جلد ہی اس کی یہ پریشانی جاتی رہی، اس لیے کہ حسن علی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رتن چند، تمہاری آمد سے پہلے میں بھی اسی موضوع پر سوچ رہا تھا۔ پہلی بار جب میرے چھوٹے بھائی حسین علی کے ہاتھ مال غنیمت لگا تھا تو کچھ دیر تک تو میں انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں کسی وقت مجھ سے گفتگو کرے، لیکن افسوس اس نے اس موضوع پر کبھی ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس وقت کا مال غنیمت وہ سب کا سب خود ہضم کر گیا۔ اب جو آگرہ پر حملے کے دوران اس کے ہاتھ مال غنیمت لگا وہ پہلے مال غنیمت کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ رتن چند، اس معاملے کی طرف صرف تم نے ہی مجھے اشارہ نہیں دیا، اس سے پہلے اور بہت سے لوگ مجھے یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ آگرہ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ لا انتہا قسم کا ہے۔ تمہاری آمد سے پہلے میں اسی موضوع سے متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے حسین علی سے اس سلسلے میں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ جواب میں رتن چند کچھ دیر تک غور سے حسن علی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، حسین علی تھوڑی دیر تک آپ کے پاس ہی آئے گا، اس لیے کہ میں اس کے پاس سے اٹھ کر آپ کی طرف آیا ہوں، وہ بھی آپ کی طرف آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں اب جاتا ہوں اس لیے کہ اس کی آمد تک میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں کہ جو ہی حسین علی آپ کے پاس آئے فی الفور مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق گفتگو نہ کیجیے گا، اس طرح اسے شک و شبہ ہو جائے گا کہ کسی نے اس سلسلے میں آپ کو بہکایا ہے۔ پہلے سلطنت کے امور سے متعلق اس سے گفتگو کی جائے اور پھر بات سے بات نکال کر مال غنیمت کی تقسیم کا بھی ذکر لایا جائے، اس طرح معاملہ درست اور احسن طریقے سے نمٹ جائے گا۔ رتن چند کے ان الفاظ پر حسن علی مسکرایا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ رتن چند اپنی اس کارگزاری پر مطمئن اور خوش ہو گیا تھا اور ایک طرح سے خوشی کا اظہار کرتا بغلیں بجاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کمرے میں چھوٹا بادشاہ گر حسین علی داخل ہوا۔ جس طرح رتن چند کی آمد پر حسن علی نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا، ایسا ہی اس نے حسین علی کا بھی کیا۔ پھر دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز چھوٹے بھائی حسین علی نے کیا اور حسن علی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ موضوع ایک طرح سے کئی جہتوں پر محیط ہے۔ حسن علی نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری ہر بات غور سے سنوں گا۔
इस पर हुसैन अली ने गला साफ किया, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, पहली बात जो हमारी तवक्को के खिलाफ हुई है वो ये कि मोहम्मद शाह ने मोहम्मद अमीन खान को वजीर बना लिया है। ऐसा उसे हरगिज नहीं करना चाहिए था। आप भी इस सिलसिले में चुप हैं। फर्रुख सियर, रफीउद दराजात और रफीउद दौला के दौर में आपने कभी ऐसी चुप इख्तियार नहीं की थी। मैं आपकी तरफ से किसी रद्द अमल का इंतजार कर रहा हूं। आपको इस सिलसिले में मोहम्मद शाह से बात करनी चाहिए और उसे इस बात पर आमादा करना चाहिए कि मोहम्मद अमीन खान को वजारत के ओहदे से हटा दे। दूसरा मौजू जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये कि हमारे आदमियों ने मोहम्मद अमीन खान को खूब चरका लगाया है। हमने अपने जो आदमी कंधार से आने वालों का खात्मा करने के लिए रवाना किए थे उन्हें कामयाबी हुई है। अमीन खान के 2 बेटों अली मर्दान और नासिर खुसरू का काम तमाम कर दिया गया है और अमीन खान से हमारी अदावत की सबसे बड़ी वजह बनारस के राजा मनसाराम की बेटी समरा थी, वो भी मारी जा चुकी है। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि कंधार से आने वाले 4 थे, सिर्फ 3 का खात्मा हुआ। अली मर्दान का छोटा बेटा लाशों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। अब वो हमारे खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई की इब्तिदा भी कर सकते हैं। तीसरा मौजू जो मैं जेरे बहस लाना चाहता हूं वो ये कि दक्कन की तरफ मोहम्मद अमीन खान का भतीजा निजामुल मुल्क ताकत और कुव्वत पकड़ता जा रहा है और वो किसी भी वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर नमूदार हो सकता है। लिहाजा वक्त जाया किए बगैर हमें इसका तदारुक करना होगा। यहां तक कहने के बाद हुसैन अली जब खामोश हुआ तब हसन अली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जहां तक अमीन खान के वजीर मुकर्रर किए जाने का ताल्लुक है तो मोहम्मद शाह के उस फैसले से मैं भी इख्तलाफ रखता हूं, इसलिए कि हमारे दुश्मनों में अमीन खान का नाम सरे फहरिस्त है। लिहाजा हमारा एक दुश्मन कैसे ममलुकत का वजीर हो सकता है और वो भी हमारे होते हुए। दूसरा मौजू कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। तुम कहते हो कि अली मर्दान नासिर खुसरू और नासिर खुसरू की बीवी के मरने के बाद वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या इंतकामी कार्रवाई करेंगे? सल्तनत के सारे लश्करी, सारी ताकत और कुव्वत हमारी मुट्ठी में है। इस वक्त भी मोहम्मद अमीन खान नाम का वजीर है, कोई इंतकामी कार्रवाई करने के वो काबिल ही नहीं है। तुम्हारा तीसरा मौजू निजामुल मुल्क के मुतालिक है। निजामुल मुल्क दूर उफ्तादा दक्कन में बैठा हुआ है, वहां वो कितनी भी ताकत और कुव्वत जमा कर ले कामयाब हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए कि दक्कन ही में हमारे 2 नामवर सालार सफदर अली और आलम अली 2 बड़े बड़े लश्करों के साथ मुकीम है। निजामुल मुल्क अगर दक्कन में ताकत और कुव्वत पकड़ भी लेता है तो उस ताकत और कुव्वत के साथ वो हरकत में आते हुए दिल्ली की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए कि रास्ते में सफदर अली और आलम अली पड़ते हैं और वो दोनों मिलकर निजामुल मुल्क का खात्मा करके रख देंगे। अगर निजामुल मुल्क ज्यादा फैल गया तो हम ईरान के बादशाह हुसैन शाह से भी मदद ले सकते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हारी आमद से पहले मुझ तक ये खबर पहुंच चुकी है कि हमने जो अपने आदमी मोहम्मद अमीन खान के बेटों, उसकी बहू और पोते का खात्मा करने के लिए भेजे थे वो कामयाब रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी मेरे भाई बड़ी महंगी है। हमारे 7 आदमी गए थे जिनमें से 5 मारे जा चुके हैं। सिर्फ सफदर अली का भाई मंसूर अली और आलम अली का भाई सुल्तान अली अपनी जानें बचा सके हैं। सुना है दोनों सफदर अली और आलम अली की तरफ भागने में कामयाब हुए हैं। यह कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, इसलिए कि अगर अमीन खान के 3 आदमी मरे हैं तो हमारे 5 उस टकराव में काम आ गए हैं। हसन अली मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए हुसैन अली बोल पड़ा, हसन अली मेरे भाई, मैं तुम्हारे इन अल्फाज से इत्तेफाक नहीं करता। इस टकराव में हमें शानदार फतह हासिल हुई है। हमारा दुश्मन मोहम्मद अमीन खान है। इस टकराव में उसके 2 बेटे और 1 बहू मारी गई है। ये बताओ कि हमारा क्या नुकसान हुआ है? हमारे जो 5 आदमी मारे गए हैं वो कौन सा हमारे अजीजो अकारीब रिश्तेदार थे, आम आदमी थे, बस हमारे मुहाफिज दस्तों का एक हिस्सा थे। उनका काम ही हमारी हिफाजत करना है और यूं वो हमारी हिफाजत करते हुए मारे गए हैं। लिहाजा हम घाटे में नहीं, फायदे में हैं। हाँ, अगर सफदर अली का भाई मंसूर अली और आलम अली का भाई सुल्तान अली उस टकराव में काम आ जाते तो फिर हम समझते कि हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए कि ये हमारे अजीज और रिश्तेदार हैं। यहां तक कहने के बाद हुसैन अली जब रुका तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए हसन अली कहने लगा, हुसैन अली, तुमने सिर्फ 3 मौजू पर गुफ्तगू की है, जबकि मौजू 4 थे जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। हुसैन अली ने उस मौके पर चौंकने के अंदाज में हसन अली की तरफ देखा, फिर उसकी तजस्सुस भरी आवाज सुनाई दी, चौथा मौजू कौन सा है? अगर कोई है तो आप उस मौजू पर गुफ्तगू की इब्तिदा कर दें। गुस्से भरे अंदाज में हसन अली ने हुसैन अली की तरफ देखा, फिर कहने लगा, वो तो मैं करूंगा ही हुसैन अली। बात दरअसल ये है कि आगरा पर हमलावर होने से पहले भी तुम्हारे हाथ माले गनीमत की सूरत में बहुत कुछ लगा था, लेकिन वो सारा माले गनीमत तुमने अपने पास रख लिया। किसी एक मौके पर भी तुमने मुझे नहीं बताया
कि इतना माले गनीमत तुम्हारे हाथ लगा और उसमें से तुम्हारा हिस्सा कितना है और मेरा हिस्सा कितना होना चाहिए था, लेकिन मैं बोला नहीं, खामोश रहा। अब जबकि तुम आगरा पर हमलावर हुए तो उस हमले के दौरान बेशुमार दौलत तुम्हारे हाथ लगी। क्या उससे मुतालिक भी तुमने मुझे कोई खबर की? जो कुछ तुम्हें वहां से मिला सब कुछ ही तुमने अपने पास रख लिया। क्या तुम्हारे इस रवैये से हम दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमियां और शकूक व शुबहात जन्म न लेंगे? हसन अली के खामोश होने पर हुसैन अली शिकवों भरी आवाज में कहने लगा, तो इसका मतलब है आप मुझसे हिसाब लेने लगे हैं। हुसैन अली के उन अल्फाज के जवाब में बड़े खुरदरे लहजे में हसन अली कहने लगा, हिसाब लेना चाहिए और आपस का हिसाब साफ भी होना चाहिए। याद रखना, माल के सिलसिले में जब दिलों में गलत फहमियां और शुबहात जन्म लेते हैं तो ये शुबहात आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले जाते हैं और फिर एक दिन अदावत और दुश्मनी का रूप धार लेते हैं। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाइयों के दरमियान ऐसी अदावत और दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाए। हुसैन अली ने अपने बड़े भाई हसन अली की उस गुफ्तगू को खासा नापसंद किया था। उसके चेहरे पर नागवारी के असरात नमूदार हुए थे। करीब था कि दोनों भाई आपस में उलझ जाते, हाथापाई पर भी उतर आते। कैन उसी लम्हे मकरो फरेब का माहिर रतन चंद फिर लौट आया। उसे देखते हुए दोनों भाई खामोश हो गए। हुसैन अली ने उस मौके पर हाथ के इशारे से रतन चंद को जरा दूर ही रोका, फिर धीमे लहजे में हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, माले गनीमत में से आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो गुस्से का इजहार करते हुए वहां से उठकर चला गया था। मुअर्रिखीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोहम्मद शाह की तख्त नशीनी के बाद गो बादशाहगरों की गिरफ्त हुकूमत पर बदस्तूर कायम रही, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान माले गनीमत की तकसीम पर तनाज़े उठ खड़ा हुआ था। जो माले गनीमत आगरा से हासिल हुआ था उस पर दोनों भाइयों में इख्तलाफात उठ खड़े हुए और मुअर्रिखीन जोर देकर ये भी लिखते हैं कि आखिरकार छोटे बादशाहगर हुसैन अली ने बड़े बादशाहगर हसन अली को 20 लाख रुपए की रकम माले गनीमत में उसके हिस्से के तौर पर अदा कर दी थी। इस वाक़े के बाद दोनों भाइयों के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। हसन अली ने तमाम नज़्मो नस्क रतन चंद के हाथ में दे दिया था। अब वह हुसैन अली पर कम ही एतबार करने लगा था। रतन चंद न सिर्फ बदउनवान शख्स था बल्कि वह मुसलमानों के मजहबी अमूर में मुदाखलत भी कर रहा था, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत के अलावा बादशाहगरों से भी बददिल होना शुरू हो गए थे। शहाबुद्दीन को कंधार से दिल्ली आए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। बनारस का राजा मंसाराम अपनी पत्नी के साथ बनारस जा चुका था। ताहम माहुल मुल्क ने राजकुमारी अरुमा देवी को अपने पास रोक लिया था, जबकि जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी वापस जा चुका था, जबकि उसकी पत्नी बिशन कुमारी और राजकुमारी पार्वती देवी ने अमीन खान के साथ वाली हवेली में गोहर आरा के साथ कयाम कर लिया हुआ था। शहाबुद्दीन एक रोज अपने कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ गया जो माहुल मुल्क का था। शायद वो निजामुल मुल्क से कुछ कहना चाहता था। जब वो उस कमरे के दरवाजे पर गया तो ठिठक कर रुक गया, इसलिए कि उस कमरे में उस वक्त माहुल मुल्क के साथ गोहर आरा, राजकुमारी पार्वती देवी और राजकुमारी अरुमा देवी बैठी बातें कर रही थी। शहाबुद्दीन उन सबको कमरे में देखकर ठटका, पलटकर वापस जाना चाहता था कि एकदम माहुल मुल्क ने उसे आवाज देकर रोक लिया। भाई, जाना नहीं, जरा मेरी बात सुनो। शहाबुद्दीन दरवाजे से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। माहुल मुल्क अपनी नशिस्त से उठकर दरवाजे की तरफ आते हुए उसे मुखातिब करके कहने लगी, भाई ये क्या हरकत है? जवान लड़कियों की तरह शर्माते हुए दरवाजे से पीछे हटकर खड़े हो गए हो। जरा कमरे के अंदर आओ, कुछ लोगों को आपसे बड़े गिले और शिकवे हैं। ये कहते कहते माहुल मुल्क दरवाजे पर आ गई थी। शहाबुद्दीन उसके करीब आया और सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, माहुल मुल्क मेरी बहन, किस किस्म की बातें करती हो? वो जो तुम्हारे पास लड़कियां बैठी हुई हैं वो क्या सोचेंगी? मैं तो तुमसे बड़े अब्बा से मुतालिक पूछने आया था, वो कहाँ है, इसलिए कि मैं उनसे एक इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब तुम अंदर जाओ, इन लड़कियों के पास जाकर बैठो, मैं देखता हूँ बड़े अब्बा कहाँ हैं। माहुल मुल्क ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया था, फिर बड़ी अपनाइयत में कहने लगी, भाई यूं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जो लड़कियां अंदर बैठी हुई हैं वो अपनी है, पराई नहीं। उन्हीं को तो आपसे गिले और शिकवे हैं और उन्हीं के सामने तो मैंने आपको लेकर जाना है। शहाबुद्दीन बौखलाए हुए लहजे में कहने लगा, क्या पागलपन की बातें करती हो? मैं इन लड़कियों के पास जाकर क्या करूंगा? और फिर ये भी सोचो कि क्या इनकी मौजूदगी में इस कमरे में। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी वक्त कमरे के अंदर से गोहर आरा की आवाज सुनाई दी थी। शहाबुद्दीन मेरे भाई, अंदर आओ, मुझे आपसे एक इंतहाई जरूरी काम है। यूं जानो माहुल मुल्क मेरे कहने पर ही आपको अंदर लाना चाहती है।
गौहर आरा के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन की हालत अजीब सी हो गई थी। फिर खफगी के अंदाज में माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक तो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, मेरा बाजू तो छोड़ो, मेरे आगे चलो। अब क्योंकि गौहर आरा ने आवाज देकर बुला लिया है तो मुझे कमरे में जाना ही होगा। माहुल मुल्क मुस्कुराई, उसके आगे आगे होली। पीछे पीछे शहाबुद्दीन भी कमरे में दाखिल हुआ था। माहुल मुल्क तो जिस नशिस्त से उठकर दरवाजे की तरफ गई थी वहीं जाकर बैठ गई थी, जबकि शहाबुद्दीन सिमटा सिमटा और सहमा सहमा सा गौहर आरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आपको मुझसे कोई काम हो तो कहें। उसकी उस हरकत, उसके उस अंदाज और उसकी उस हालत पर गौहर आरा तो मुस्कुराई ही थी, लेकिन पार्वती का कहका निकल गया। दूसरी तरफ राजकुमारी अरुमा देवी भी खुलकर हंस रही थी। पार्वती के उस भरपूर कहकहे के जवाब में शहाबुद्दीन ने गौहर आरा की बजाय उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या मेरे लिबास पर कहीं लिखा हुआ है कि मुझे देखते ही भरपूर कहकहा लगाना चाहिए? उन अल्फाज पर पार्वती और ज्यादा खुलकर हंसती थी। फिर संभली और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, आप इस कदर सिमटे सिमटे, सहमे सहमे, खिंचे खिंचे से क्यों खड़े हैं? आपकी इस हालत को देखकर मुझे हंसी आ गई थी। आप पहले बैठे, फिर सुने गौहर आरा आपसे क्या कहती है। उस मौके पर गौहर आरा भी बोल पड़ी और अपने सामने खाली नशिस्त की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आप यहां बैठे हैं, फिर मेरी बात सुने। शहाबुद्दीन ने एक लंबा सा सांस लिया, फिर उस नशिस्त पर हो बैठा। गौहर आरा ने उसे मुखातिब किया, हम दोनों बहनों का तारुफ तो आपसे है, लेकिन हमें सबसे बड़ा गिला और शिकवा यह है कि कम से कम 1 महीने से जायद हो गया है कि मैं और मेरी छोटी बहन दोनों हर रोज यहाँ आती हैं। इस महीने से जायद अरसे के दौरान भी आप हम दोनों बहनों से मिले, कभी हम दोनों का अहवाल पूछा, कभी हमसे ये भी कहा कि किसी चीज की जरूरत हमें हो तो आप ला दें। जबकि आप जानते हैं कि साथ वाली हवेली में मेरी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती और हमारी माता बिशन कुमारी रहती हैं। चलो इसको छोड़ो, कभी आप यहाँ से निकलकर हमारी हवेली में आए और तीनों का अहवाल पूछा। यहाँ तक कहने के बाद गौहर आरा रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, भाई आपकी इत्तला के लिए मैं ये भी कह दूं कि इस दौरान माहुल मुल्क तकरीबन हर रोज हमारी तरफ गई। हफ्ते में 3-4 बार बड़े अब्बा फैरोज मिर्जा भी जाते रहे। इसके अलावा आपके बड़े भाई शरफुद्दीन और आपके बड़े अब्बा के दोनों बेटे इबादुद्दीन कावर्द खान भी गाहे बागाहे हमारी तरफ जाते रहे, हमारी अहवाल पुरसी करते रहे। यहीं तक नहीं, आपकी अम्मी करा खातून, आपकी खाला तकदीस खानम, यहाँ तक के बूढ़ी दादी मेहरुन्निसा तक रोज हमारे यहाँ जाते रहे और रोज हम शाम के वक्त दोनों बहनें यहाँ आती रहीं। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो मेरे भाई वो तुम हो। अगर यहाँ हमारी आमद के बाद किसी ने हमसे गुफ्तगू नहीं की, किसी ने। गौहर आरा यहीं तक कहने पाई थी कि बीच में इंतहाई इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा, आपको इस कदर तवील गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई कोताही हुई है तो मैं आप दोनों बहनों के अलावा आपकी माता से भी माजरत खा हूँ। आप दोनों से तो यहीं बैठे बैठे माजरत कर लेता हूँ, माता से आपकी हवेली में जाकर कर लूंगा। अब बोले मजीद आप क्या कहना चाहती हैं? शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर गौहर आरा खुश हो गई थी। पार्वती भी बड़े खुशकुन अंदाज में हल्के हल्के तबस्सुम के साथ उसकी तरफ देखे जा रही थी। उस मौके पर माहुल मुल्क ने फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, साथ ही उसने अरुमा देवी की तरफ इशारा किया, आप इस लड़की को जानते हैं, कौन है? शहाबुद्दीन ने शिकायत भरे अंदाज में माहुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं इतना भी अनजान नहीं हूं कि अरुमा देवी को ना पहचान सकूं। जब मैं छोटा था, कंधार नहीं गया था, तो ये अपनी बड़ी बहन समरा के साथ कई बार हमारे यहाँ आई और हमारे यहाँ रहती रही हैं। ठीक है, उस वक्त मैं भी बच्चा था, ये भी बच्ची थी, लेकिन चेहरे के नक्शो निगार में कोई इतना बड़ा तूफान तो बर्पा नहीं हो जाता, इतनी बड़ी तब्दीली तो रूनुमा नहीं हो जाती कि मैं पहचान ही ना सकूं। उस मौके पर अरुमा देवी ने शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे याद रखा और मुझे पहचाना। अरुमा देवी के उन अल्फाज का जवाब शहाबुद्दीन देना ही चाहता था कि उसी लम्हे उसकी मां करा खातून गुस्से की हालत में उस कमरे में दाखिल हुई थी। करीब आकर वो इंतहाई खफगी से शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगी थी। शहाबुद्दीन अपनी मां की यह हालत देखते हुए बौखलाकर उठ खड़ा हुआ था, फिर अपनी मां को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मी कसम खुदावंद की मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से इन लड़कियों के बीच में आकर नहीं बैठा। मैं तो बड़े अब्बा को ढूंढता फिर रहा था। माहुल मुल्क के कमरे के सामने इसलिए आया कि माहुल मुल्क से पूछूं कि बड़े अब्बा कहाँ हैं, और माहुल मुल्क खींचकर मुझे अंदर लाना चाहती थी। मैं नहीं आ रहा था। गौहर आपा ने मुझे अंदर बुलाया तो मैं अंदर आया। जब इन्होंने बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ गया। मेरा कोई कसूर नहीं है।
शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर करा खातून का गुस्सा जाता रहा था। चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हो गया था। फिर कहने लगी, बेटे, मैंने तुम्हारे यहाँ बैठने पर तो कोई एतराज नहीं किया। ये सारी बच्चियां अपनी हैं, बल्कि तुम्हें तो इनकी हवेली में जाकर इनकी अहवाल पुरसी करनी चाहिए, इनके पास बैठना चाहिए। मुझे तो एक और ही मामले में तुम पर गुस्सा और एतराज है। शहाबुद्दीन ने सुख का एक लंबा सांस लिया। फिर कहने लगा, अब दूसरा कौन सा मौजू उठ खड़ा हुआ है जिसे आप मेरे खिलाफ गुस्से का बहाना बनाना चाहती हैं? करा खातून ने गौर से उसकी तरफ देखा। फिर कहने लगी, अभी अभी मुझे कावर्द ने बताया है कि तुमने उसके साथ सलाह मशवरा किया है और दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि तुम दोनों आज यहां से दक्कन की तरफ कूच करोगे। और कावर्द ने मुझे यह भी बताया है कि तुम बड़े अब्बा को ढूंढते फिर रहे हो ताकि पहले उनसे इजाजत लेकर उन्हें इस बात पर आमादा कर लो कि तुम्हें दक्कन जाने की इजाजत दे दी जाए, और उन्हें आमादा करने के बाद इल्तिजा करो कि वह मुझे और तुम्हारे दादा को तुम्हारे जाने पर आमादा कर लें। थोड़ी देर पहले भोली भाली बातें करने वाला शहाबुद्दीन संजीदा हो गया था। चेहरे पर मतानत, आंखों में इंतकाम की झलक उतर आई थी। फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा, मेरे बाप, मेरे चचा, मेरी चच्ची को कत्ल करने वालों में से 5 हमारे हाथों मारे गए, 2 दक्कन की तरफ भाग गए हैं। क्या मैं उन्हें यूं ही दंदनाता छोड़ दूं? अम्मा, वो तो दक्कन की तरफ गए हैं। कसम खुदावंदे कुद्दूस की, वो किसी तहखाने या जमीन की पाताल में भी उतरने की कोशिश करते तो मैं अपने बाप, चचा और चच्ची का इंतकाम लेने के लिए वहां भी उनके ताकुब में निकल खड़ा होता। अम्मा, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके पांव पड़ जाता हूं। इस मामले में मुझे रोकिएगा नहीं। फिर एकदम शहाबुद्दीन को न जाने क्या हुआ, आगे बढ़ा, जमीन पर अपने आप को गिराते हुए अपनी माँ करा खातून के दोनों पांव पकड़ लिए। फिर बड़े कर्ब खेज अंदाज में कहने लगा, अम्मा, आपके कदमों में मेरी जन्नत है। मैं आपको नाराज, आपको खफा नहीं कर सकता। आपको नाराज रखते हुए मैं यहां से कूच भी नहीं कर सकता, ना करूंगा। अम्मा, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, अगर आप कहती हैं तो आपके सामने हाथ जोड़ देता हूं कि मुझे दक्कन की तरफ जाने से रोकिएगा नहीं। मैं कातिलों को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। अम्मा, ये जो 3 अफराद के कातिल हैं, अभी तो मुझे अपने भाई मुज्तबा खान के कातिलों को तलाश करना है और उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाना है। आप अभी से मुझ पर पहरे और पाबंदियां लगाने लगी हैं। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू पर करा खातून पिघल कर रह गई थी। आंखों में नमी उतर आई थी। नीचे झुककर उसने शहाबुद्दीन को उठाया, गले लगाया, उसकी पेशानी चूमी। फिर कहने लगी, अच्छा, तू अपने कमरे की तरफ जा। इस सिलसिले में तेरे बड़े अब्बा और दादा से बात की जाएगी, फिर देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। अब तू जा। अपनी माँ के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन किसी कदर मुतमईन हो गया था। फिर वो कमरे से निकल गया था। करा खातून आगे बढ़कर वहीं हो बैठी जहां थोड़ी देर पहले शहाबुद्दीन बैठा हुआ था। फिर माहुल मुल्क, गोहर आरा, पार्वती और अरूमा की तरफ देखते हुए कहने लगी, इस लड़के के जहन में न जाने क्या जुनून सवार हो गया है। इसने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है। अगर रोकती हूं तो इसकी दिल शिकनी होती है और मुझे इसकी दिल शिकनी भी पसंद नहीं, इसलिए कि ये वो बेटा है जिसका कहा मैंने कभी टाला नहीं, और साथ ही इसने भी कभी मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया। अब इसने मुझे अजीब से मखमसे में डालकर रख दिया है। ये दक्कन की तरफ जाना चाहता है और उस सिलसिले में कावर्द खान भी इसका साथ देना चाहता है। अब इन 2 बच्चों को मैं कैसे इस तरह तन्हा जाने की इजाजत दे दूं? कोई ऐसा तरीका भी नजर नहीं आता जिसके जरिए इसे रोक सकूं। करा खातून जब खामोश हुई तब गोहर आरा बोल उठी, खाला, आपकी आमद से पहले मैं उससे यही पूछने लगी थी कि वो बड़े अब्बा को क्यों तलाश करता फिर रहा है, लेकिन आप आ गई, लिहाजा मौजू बदल गया। अब पता चल गया है कि वो बड़े अब्बा को क्यों तलाश करता फिर रहा है। आप मुतमईन रहें, इस सिलसिले में मैं भी शहाबुद्दीन से बात करूंगी। वो बड़ा मोहब्बत करने वाला और बात मानने वाला है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। उस मौके पर माहुल मुल्क को न जाने क्या सूझी, अपना मुंह करा खातून के कान के करीब ले गई। फिर कहने लगी, खाला, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। मैं खुद ही एक मौजू पर आपसे बात करने वाली थी। इससे पहले आप जानती हैं कि मैंने बात की थी कि शहाबुद्दीन के लिए पार्वती को मांगना चाहिए। शहाबुद्दीन के लिए हमें दुनिया भर में पार्वती से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की नहीं मिलेगी। आज मैंने एक और फैसला भी किया है। हो सकता है वो गलत ही हो, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में बेहतरी ही है। खाला, अगर हम गोहर आरा को अपने भाई इबादुद्दीन के लिए मांग ले तो कैसा रहेगा? इस तरह दोनों खानदान, बल्कि 3 खानदान आपस में मरबूत होकर रह जाएंगे। माहुल मुल्क के उन अल्फाज पर करा खातून खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, माहुल मुल्क मेरी बच्ची, इस सिलसिले में मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप और दादा से इस मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर वो राजी हो जाएं तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा फैसला होगा। माहुल मुल्क फिर करा खातून के कान में कहने लगी,
खाला, इस सिलसिले में पहले गौहर आरा से बात तो कर लेनी चाहिए। अगर गौहर आरा ही राजी ना हुई तो फिर बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। करा खातून फिर धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए बोल उठी, ये भी तुम ठीक कहती हो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इनकार हो जाएगा। करा खातून के उन अल्फाज के साथ ही गौहर आरा उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, दोनों खाला भांजी आपस में ही बातें करती रहेंगी या हमें भी बताएंगी कि बात किस मौजू पर हो रही है। करा खातून ने माहुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अब बताओ क्या बात हुई है। माहुल मुल्क ने करा खातून की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, खाला, ये हो सकता है कि आपके होते हुए इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं, आप खुद ही इसकी इब्तदा करें, फिर देखें नतीजा क्या आता है। करा खातून ने पहले एक गहरी निगाह बारी बारी गौहर आरा, राजकुमारी पार्वती, राजकुमारी अरुमा पर डाली, फिर कहने लगी, गौहर आरा मेरी बेटी, बात यह है कि माहुल मुल्क तुम तीनों से मुतालिक अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रही थी और इस ख्वाहिश का इजहार इससे पहले भी एक बार ये कर चुकी है। अब इसकी तफसील मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले एक मौके पर इसने मुझे और अपनी माँ से कहा था कि राजकुमारी पार्वती को शहाबुद्दीन के लिए मांग लिया जाए और राजकुमारी अरुमा का रिश्ता कावर्द खान के लिए मांगा जाए। इस सिलसिले में इसकी माँ ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया था। अब पता नहीं अरुमा और पार्वती इसके लिए तैयार होती हैं कि नहीं। आज जो इसने नया फैसला दिया है बेटी, वो तुम्हारे मुतालिक है। माहुल मुल्क चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन तकदीस खानम के बेटे और माहुल मुल्क के बड़े भाई इबादुद्दीन के साथ कर दिया जाए। यही वो गुफ्तगू है जो बड़ी राजदारी के साथ माहुल मुल्क मुझसे कर रही थी। अब क्योंकि बात तुम तीनों से मुतालिक है, लिहाजा तुम तीनों अपने फैसले से मुझे आगाह कर दो ताकि इसी अंदाज में बात को आगे बढ़ाया जाए। उस इंकशाफ पर गौहर आरा ही नहीं, पार्वती और अरुमा भी खुशी का इजहार कर रही थी। फिर गौहर आरा बोल उठी, खाला, खुदा झूठ ना बुलवाए, मैं कसमियां आपसे कहती हूँ कि मैं खुद अपने दिल में ये ठान चुकी थी कि पार्वती की शादी शहाबुद्दीन से करवाऊंगी, इसलिए कि शहाबुद्दीन मुझे पसंद है। एक मौके पर इस मौजू पर मैंने पार्वती से भी बात की थी और उसने खुशनुदी का इजहार किया था, बल्कि ये भी कहा था कि वो इस फैसले पर हमेशा फख्र करती रहेगी। मैं आप लोगों से ये भी कहूं कि अंदर ही अंदर पार्वती शहाबुद्दीन को पसंद करती है, लेकिन इसका इजहार इसने आज तक अपनी जबान से किया है, ना अपनी आंखों से, ना अपनी हरकत से। जहां तक मेरे माता पिता का ताल्लुक है तो उनसे मुतालिक आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उन्हें इस रिश्ते पर रजामंद कर लूंगी, बल्कि वो इस रिश्ते पर खुद अपनी खुशी का इजहार करेंगे। मैं आपको जमानत देती हूँ कि मेरी तरफ से आज से आप पार्वती को शहाबुद्दीन की अमानत समझ सकते हैं। गौहर आरा रुकी, कुछ सोचा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने तो इरादा किया हुआ था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। न जाने दूसरा शोहर कैसा मिले, मुझे कहाँ रखे, मेरे साथ क्या सलूक करे। अगर आप इबादुद्दीन के लिए मुझे मांगती हैं तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, इसलिए कि वो मेरा देखा भाला है, उसके मिजाज से मैं वाकिफ हूँ, और फिर मुझे और मेरी छोटी बहन को एक ही हवेली में रहने का मौका मिलेगा। मैं समझती हूँ इससे बढ़कर मेरी और मेरी छोटी बहन की खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। अब 2 मौजू तो खत्म हुए, तीसरा मौजू अरुमा का रह जाता है। ये खुद बताएगी कि इसके क्या ख्यालात हैं। उस मौके पर माहुल मुल्क बोल उठी, अरुमा को आप मुझ पर छोड़ दें, इसका तो मैं कान पकड़कर बनारस से यहाँ दिल्ली ले आऊंगी। अरुमा की गर्दन झुक चुकी थी, ताहम वो मुस्कुरा रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी। उसकी तरफ देखते हुए करा खातून कहने लगी, अरुमा के साथ भी हमारा घर का मामला है, इसके माता पिता कावर्द के लिए इनकार नहीं करेंगे। जवाब में गौहर आरा कुछ कहना चाहती थी कि रुक गई, इसलिए कि उस कमरे के दरवाजे पर गौहर आरा और राजकुमारी पार्वती की माता बिशन कुमारी नमूदार हुई थी। दरवाजे पर खड़े ही खड़े गौहर आरा की तरफ देखते हुए कहने लगी, गौहर आरा, तुम दोनों बहनों ने आज घर नहीं जाना, क्या रात यहीं बसर करने का इरादा है? देखो सूरज गरूब होने के नजदीक पहुंच गया है और खाने पकाने का भी कुछ करना है। इतनी देर तक माहुल मुल्क अपनी जगह से उठकर बिशन कुमारी की तरफ गई, उसका हाथ पकड़कर अंदर लाई, फिर कहने लगी, आप बैठे, आज आपके यहाँ खाना नहीं पकेगा, खाना आप सब लोग यहीं खाएंगे, उसके बाद अपनी हवेली में जाएंगे। वैसे भी आप बड़े अच्छे मौके पर पहुंची हैं, हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू में आपका शरीक होना बड़ा लाजिम था। फिर माहुल मुल्क ने अपनी खाला करा खातून की तरफ देखा, खाला, थोड़ी देर पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू हुई उस मौजू की तफसील गौहर आरा और पार्वती की माता से भी कहें। जवाब में करा खातून ने असबात में गर्दन हिलाई, फिर सारी तफसील उसने बिशन कुमारी से कह दी। सारी तफसील जानने के बाद कुछ देर तक बिशन कुमारी मुस्कुराती रही, फिर कहने लगी, इन दोनों रिश्तों पर हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि अगर ऐसा होता है तो इसमें तो हमारी खुशी और हमारी खुशनुदी है। मैं और मेरे शोहर तो अपने आप को खुशकिस्मत ख्याल करेंगे कि गौहर आरा और मेरी बेटी राजकुमारी पार्वती दोनों मोहम्मद अमीन खान के घर आएं
और फिर शहाबुद्दीन जैसे दामाद तो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। करा खातून ने आगे बढ़कर बिशन कुमारी को गले लगा लिया, कहने लगी, मेरी बहन, ऐसी गुफ्तगू करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब आप चारों यहीं बैठे, मैं और माहुल मुल्क खाना तैयार करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं। करा खातून के उन अल्फाज के साथ ही उछलने के अंदाज में राजकुमारी पार्वती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर करा खातून को मुखातिब करके कहने लगी, आप और माहुल मुल्क मतबक की तरफ क्यों जाएंगी? आप, माता, गोहर आपा तीनों यहाँ बैठे, मतबक का जिस कदर काम है मैं और माहुल मुल्क और अरुमा कर सकती हैं। उसके साथ ही अरुमा भी खड़ी हो गई थी, फिर तीनों वहां से उठकर मतबक की तरफ चली गई थी। उधर शहाबुद्दीन जब माहुल मुल्क के कमरे से निकलकर दीवान खाने की तरफ गया तो दीवान खाने के करीब इबादुद्दीन खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन को बुलाया। शहाबुद्दीन उसके पास जा खड़ा हुआ और इस सफहामिया से अंदाज में पूछा, क्या बात है भाई, खैरियत तो है? इबादुद्दीन धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्बा और दादा दोनों इस वक्त दीवान खाने में बैठे हुए हैं, शरफुद्दीन भी वही है। कावर्द और तुम दोनों भाइयों ने दक्कन जाने का सलाह मशवरा किया था, उसकी तफसील कावर्द ने दादा और अब्बा को बता दी है, इस बिना पर दोनों तुम्हें बुला रहे हैं। शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर मिन्नत करने के अंदाज में इबादुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मेरा एक काम करो, दीवान खाने के दरवाजे पर जाओ और बड़े अब्बा को साथ वाले कमरे में बुलाओ, मैं वहीं उनका इंतजार करता हूँ। पहले मुझे उनसे कुछ कहना है, उसके बाद मैं दादा के पास जाऊंगा। इबादुद्दीन ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, वो तुम्हें दीवान खाने में बुला रहे हैं और तुम अब्बा को यहाँ बुलाना चाहते हो? शहाबुद्दीन ने इबादुद्दीन की तरफ देखा, फिर शिकवा करने के अंदाज में कहने लगा, आप किस किस्म के बड़े भाई हैं? बड़े भाई तो छोटों के लिए बड़े रहमदिल होते हैं, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। इबादुद्दीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अच्छा तू साथ वाले कमरे में जा, मैं अब्बा को वहीं बुलाता हूँ। इबादुद्दीन दीवान खाने के दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ, हाथ के इशारे से अपने बाप फैरोज मिर्जा को बाहर बुलाया। इस पर फैरोज मिर्जा अपने बाप अमीन खान को मुखातिब करके कहने लगा, अब्बा मैं थोड़ी देर तक आया, इबादुद्दीन बुला रहा है, शायद कोई जरूरी काम है। उसके साथ ही फैरोज मिर्जा दीवान खाने से बाहर निकला। इबादुद्दीन उसे मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन साथ वाले कमरे में बैठा हुआ है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे ख्याल में आपसे बात करने के बाद वो फिर दादा के पास दीवान खाने में जाएगा। फैरोज मिर्जा ने जवाब में कुछ ना कहा, बस मुस्कुराते हुए साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही शहाबुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए फैरोज मिर्जा आगे बढ़ा, शहाबुद्दीन के करीब बैठ गया, अपना बाजू उसके शाने पर रखा, फिर बड़ी शफकत से कहने लगा, मेरे बेटे ने क्यों मुझे अलैदगी में बुलाया है? देखो अब्बा तुम्हें दीवान खाने में बुला रहे हैं, इसलिए कि कावर्द ने मुझ पर और अब्बा पर इंकशाफ कर दिया है कि तुम और कावर्द खान दोनों दक्कन जाना चाहते हो। क्यों जाना चाहते हो? अब्बा भी तुमसे यही सवाल करेंगे, लिहाजा मैं भी तुमसे यही पूछता हूँ। शहाबुद्दीन कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़ी आजिजी से फैरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगा, बड़े अब्बा, मेरे बाप, मेरे चचा, मेरी चच्ची को कत्ल करने वाले 2 कातिल दक्कन की तरफ भागे हैं। मैं जानता हूँ वो कहाँ कयाम करेंगे, इसके बावजूद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं और कावर्द खान दक्कन क्यों जाना चाहते हैं। बड़े अब्बा, जो बात मैं आपसे कह सकता हूँ वो दादा से नहीं कह सकता। दादा अगर मुझसे नाराज हुए तो उनकी नाराजगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अब अब्बा और बड़े अब्बा दोनों ही आप हैं, इसलिए जो बात मैं आपसे कह सकता हूँ वो दादा से नहीं कह सकता। और मैं साफ कह देता हूँ कि अगर मुझे और कावर्द खान को दक्कन जाने की इजाजत ना दी गई तो कावर्द खान का मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं खुद ही चोरी छुपे दक्कन की तरफ भाग जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और साथ ये भी कह देता हूँ कि अपने खानदान के दुश्मनों का सफाया भी करता चला जाऊंगा, किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। बस अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने आपको अलहदा इसलिए बुलाया है कि मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि आप दादा से मेरी सिफारिश कीजिए कि वो मुझे और कावर्द खान दोनों को दक्कन जाने की इजाजत दे दें। अगर वो कावर्द खान को रोकना चाहे तो कम अज कम मुझे दक्कन जाने दें। मैंने दुश्मनों का ताकुब करने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जो मंसूबा अपने जहन में बना रखा है, हर सूरत में उसकी तकमील करूंगा। फैरोज मिर्जा ने बड़े प्यारे अंदाज में शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरह मुझे अलैदगी में बुलाकर यह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे दादा अब्बा तुम्हें कितना चाहते हैं, शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। वो तुम्हें अपने खानदान का गोहरे आबदार समझते हैं। अब तुम उठो और साथ वाले कमरे में चलो। कावर्द खान ने मुझे और अब्बा को बता दिया है कि तुम दोनों दक्कन जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो इसकी भी तफसील कह दी है। बेटे, तुम बड़े अब्बा के सामने तो जाओ, मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ अब्बा तुम्हारा कोई कहा टालेंगे नहीं। शहाबुद्दीन किसी कदर खुश और मुतमईन हो गया था। फिर फैरोज मिर्जा को मुखातिब करके कहने लगा, बड़े अब्बा, पहले आप दीवान खाने की तरफ जाएं, उसके बाद मैं आता हूँ।
मुतमईन होकर फेरोज मिर्जा नशिस्त से उठा और दीवान खाने में चला गया। इबादुद्दीन भी उसके साथ दीवान खाने में दाखिल होकर एक नशिस्त पर बैठ गया था। उसी लम्हे सहन की तरफ से शहाबुद्दीन का बड़ा भाई शरफुद्दीन भी नमूदार हुआ और वो भी दीवान खाने में इबादुद्दीन के पास जा बैठा था। थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन दीवान खाने में दाखिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने दादा के सामने जा खड़ा हुआ। अमीन खान ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट में शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर उसकी नरम आवाज सुनाई दी, बच्चे तू इस तरह मेरे सामने क्यों खड़ा हो गया है? जिस तरह का वर्द खान मेरे सामने बैठा हुआ है, इस तरह तू भी मेरे सामने बैठ ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। जवाब में शहाबुद्दीन हरकत में आया और हाथ बांधकर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद धीमे से लहजे में कहने लगा, दादा हजूर, जिस मौजू पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं मैं जानता हूं, उसकी पूरी तफसील कावर्द खान आपसे कह चुका है। उस वक्त तक इसी हालत में आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक आप मुझे दक्कन जाने की इजाजत नहीं देंगे। दादा अब्बू, क्या आप चाहते हैं कि आपके 2 बेटों के कातिल दनदनाते फिरें और कोई उनसे बाजपुर्स करने वाला ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहू के कातिल दक्कन चले जाएं और अपनी बहादुरी और जुर्रतमंदी की डींगे मारते रहें, लाफो गजाफ बकते रहें और हम उनकी बातें सुन सुनकर डरे डरे से सहमे सहमे से अपने कमरों के अंदर दुबक जाएं? दादा अबू, हम अब बच्चे नहीं जवान हैं। एक दफा मुझे जाने की तो इजाजत दें। मेरे जाने के कुछ अरसे बाद अगर आपने अच्छी खबरें ना सुनी तो मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे घर में दाखिल ना होने दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, इसलिए कि मैं खुद समझूंगा कि मैं इस काबिल नहीं कि अमीन खान जैसे अजीम तुर्क के खानदान और हवेली में कयाम करूं। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से लगता था अमीन खान बेहद मुतासिर हुआ था। अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़कर उसने शहाबुद्दीन को गले लगाया, उसकी पेशानी उसके गाल चूमे, फिर बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बच्चे, कंधार से लौटने के बाद तू ज्यादा ही होशियार और चालाक हो गया है। तू जानता है तेरा दादा तुझसे किस कदर प्यार और मोहब्बत करता है। तू इसलिए मेरे सामने आन खड़ा हुआ कि तेरे इस तरह मुजरिमाना अंदाज में खड़े होने से तेरा दादा पिघल कर रह जाए और तेरी हर बात मानने पर तैयार हो जाएगा। सो मेरे बच्चे, मैं तेरी बात मानता हूं, मैं तुम दोनों को दक्कन जाने की इजाजत देता हूं, पर बैठो, मैं इस मौजू पर तुम दोनों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। तुम्हें रोकूंगा नहीं, बाखुशी दक्कन जाने की इजाजत दूंगा, फिर वहां जाकर तुमने जो करना है उससे मुतालिक मेरी कुछ हिदायत भी तो सुनो। अमीन खान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन ऐसा खुश हुआ कि चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर आगे बढ़ा, अपने दोनों बाजू फैलाकर अमीन खान को उसने अपने बाजू में लेकर लिपटा लिया था। फिर चहकती हुई आवाज में कहने लगा, दादा आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। फिर सहारा देकर शहाबुद्दीन ने अमीन खान को उसकी नशिस्त पर बिठाया, तेजी से पलटा, सामने कावर्द खान के पास बैठ गया और कहने लगा, दादा अब्बू, अब कहें आप क्या कहना चाहते हैं। मैं और कावर्द खान गौर से सुनेंगे। कुछ देर खामोश रहकर मोहम्मद अमीन खान ने कुछ सोचा, फिर होंठों पर जबान फेरी और कहने लगा, मैं तुम दोनों को दक्कन जाने की इजाजत तो दे चुका हूं, लेकिन मेरे बच्चों, यहां से रवाना होने के बाद दक्कन में सीधे मेरे भतीजे निजामुल मुल्क के पास जाना। इन दिनों निजामुल मुल्क का बेटा गाजिउल मुल्क और तुम दोनों का मामू हैदर बेग भी वहीं कायम किए हुए हैं। उनसे अपना मुद्दा बयान करना। उसके बाद मेरे बच्चों, जो काम करना उन तीनों की सलाह मशवरे से करना। अगर इस काम के सिलसिले में तुम दोनों निजामुल मुल्क के पास ना गए, उनके मशवरों पर अमल ना किया, तो मैं ये जानूंगा कि तुम दोनों की निगाहों में तुम्हारे दादा अमीन खान की कोई हैसियत नहीं है। और ये यहां तक कहते कहते अमीन खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए एहतजाजन शहाबुद्दीन बोल उठा था, दादा इससे आगे कुछ ना कहिएगा, हम अपनी जानें जाया कर सकते हैं पर आपका कहा टाल नहीं सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं और कावर्द खान दोनों भाई यहां से रवाना होकर सीधा निजामुल मुल्क और मामू हैदर बेग का रुख करेंगे। अभी तक उन लोगों को अब्बा और चच्ची के मरने की खबर नहीं हुई होगी। सारे हालात उनसे कहेंगे, फिर उनसे मशवरा करने के बाद ही हम कातिलों और उनके पुश्तबानों के खिलाफ हरकत में आएंगे। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से अमीन खान भी किसी कदर मुतमईन हो गया था। फिर कहने लगा, अब तुम ये बताओ, तुम दोनों भाई कब तक रवाना होना चाहते हो। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा था, दादा अबू, मैं और कावर्द खान आज ही ईशा के बाद यहां से कूच करना पसंद करेंगे, इसलिए कि कूच के लिए हम दोनों की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। जो सामान हमने साथ लेकर जाना है वो भी हमने तैयार कर दिया है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के साथ ही अमीन खान उठ खड़ा हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अच्छा तुम दोनों भाई अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल दो, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, वो तुम दोनों के लिए ज़्यादा राह तैयार कर दे, और साथ ही तुम दोनों की माओं को समझा भी देता हूँ कि वो तुम्हें दक्कन जाने से ना रोकें। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अमीन खान ने फेरोज मिर्जा की तरफ देखा और कहने लगा,
फैरोज मिर्जा तुम भी मेरे साथ आओ। फिर उसने शहाबुद्दीन के बड़े भाई शरफुद्दीन और कावर्द खान के बड़े भाई इबादुद्दीन दोनों की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम अपने दोनों छोटे भाइयों की तैयारी में मदद करो। उसके साथ ही अमीन खान फैरोज मिर्जा को लेकर दीवान खाने से निकल गया था। दीवान खाने से निकलने के बाद मोहम्मद अमीन खान ने अपने बेटे फैरोज मिर्जा की तरफ देखा और कहने लगा, फैरोज मिर्जा, मैं माहुल मुल्क के कमरे की तरफ जाता हूँ, तुम करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनों को वहीं लेकर आओ। माहुल मुल्क की मौजूदगी ही में सारी गुफ्तगू हो जाएगी। उसके साथ ही अमीन खान आगे बढ़ गया था। फैरोज मिर्जा बाएं जानिब मुड़ा था। अमीन खान जब माहुल मुल्क के कमरे के दरवाजे पर गया तो उसने देखा कमरे में उस वक्त करा खातून के अलावा बिशन कुमारी और गौहर आरा बैठी हुई थी। मोहम्मद अमीन खान को देखते ही तीनों अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर गौहर आरा बड़ी अकीदत में कहने लगी, दादा अबू, आप रुक क्यों गए हैं, अंदर आए ना। अमीन खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, एक नशिस्त पर बैठ गया। उस वक्त कमरे में फैरोज मिर्जा और तकदीस खानम भी दाखिल हुए थे। वो भी अमीन खान के सामने बैठ गए थे। फिर अमीन खान ने शहाबुद्दीन और कावर्द खान के दक्कन जाने की तफसील कह दी थी। साथ ही करा खातून और तकदीस खानम को यह भी समझा दिया था कि उन दोनों को दक्कन जाने से रोके नहीं। अमीन खान के उस फैसले पर किसी ने कोई एतराज न किया। फिर अमीन खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, दोनों बहनें मिलकर दोनों बच्चों का ज़ादे राह भी तैयार कर देना। उसके साथ ही अमीन खान उस कमरे से निकल गया था। फैरोज मिर्जा उसके पीछे पीछे था। दोनों दीवान खाने की तरफ हो लिए थे। हवेली के कमरे में शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों अपना सामान दुरुस्त कर रहे थे। कमरे में शहाबुद्दीन का बड़ा भाई शरफुद्दीन और कावर्द खान का बड़ा भाई इबादुद्दीन दाखिल हुए थे। शरफुद्दीन को देखते ही शहाबुद्दीन उसकी तरफ लपका, अपना मुंह उसके कान के करीब ले गया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, भाई, मैं आज रात रुखसत हो रहा हूं, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं आपसे एक खुशखबरी कहना चाहता हूं, और वो खुशखबरी आपके लिए है। शायद आपको ये खबर नहीं कि आपका रिश्ता माहुल मुल्क के साथ तय किया जा रहा है, बल्कि यूं जाने तय कर दिया गया है। मुझे भी पहले खबर ना थी। थोड़ी देर पहले भाई इबादुद्दीन ने मुझे ये खबर दी है। दादा हजूर फैसला कर चुके हैं कि शरफुद्दीन और माहुल मुल्क को एक कर दिया जाए। कहो ये खुशखबरी है कि नहीं। जवाब में शरफुद्दीन ने हल्की सी चपत शहाबुद्दीन के गाल पर लगाई, फिर कहने लगा, गो ये खबर आज ही मैंने थोड़ी देर पहले सुनी है, लेकिन अब तो ये खबर यूं जानो पुरानी हो चुकी है। इसे खुशखबरी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मैं और इबादुद्दीन इसलिए आए हैं कि तुम्हारी तैयारी में तुम्हारी मदद करें। शरफुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि उसी वक्त उस कमरे में तकदीस खानम, करा खातून, माहुल मुल्क, बिशन देवी, गौहर आरा, पार्वती और अरुमा देवी दाखिल हुई थी। सब कमरे में दाखिल होने के बाद शहाबुद्दीन और कावर्द खान की तरफ देखने लगी थी। इत्तेफाक से उस मौके पर माहुल मुल्क शरफुद्दीन के करीब खड़ी हुई थी, इसलिए कि उसे खड़े होने के लिए जगह ही वहां मिली थी। उस सूरत हाल को देखते हुए शहाबुद्दीन थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता रहा। फिर माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, माहुल मुल्क मेरी बहन, अब तुम भाई शरफुद्दीन से जरा हटकर खड़ी हुआ करो, और फिर जब तुम दोनों का सामना हुआ करे तो कम से कम तुम्हें थोड़ा सा शर्माना चाहिए, लजाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो चेहरे पर शर्मगी तासुरात का इजहार ही कर देना चाहिए, और अगर ऐसा भी ना हो सके तो कम से कम दुज़दीदा निगाहों से इधर उधर देखते हुए ही अपने दिली जज्बात का इजहार कर देना चाहिए। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से सब मुस्कुरा रहे थे। माहुल मुल्क भी मुस्कुरा रही थी और कभी कभी रुख फेर कर शरफुद्दीन की तरफ भी देख लेती थी। उस मौके पर शहाबुद्दीन बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, अपना मुंह माहुल मुल्क के कान के करीब ले गया, फिर कहने लगा, मेरी अजीज बहन, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह हकीकत है। तुम्हारा रिश्ता भाई शरफुद्दीन से तय हो रहा है। उस मौके पर माहुल मुल्क ने शहाबुद्दीन का कान पकड़ लिया, फिर अपना मुंह वो भी शहाबुद्दीन के कान के करीब ले गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे प्यारे भाई, मुझे भी खबर है कि मेरा रिश्ता तय हो नहीं रहा बल्कि तय हो चुका है। साथ ही मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि तुम्हारा रिश्ता राजकुमारी पार्वती से और कावर्द खान का राजकुमारी अरुमा देवी से यूं जानो तय हो चुका है। अब बताओ, मेरे रिश्ते वाली खुशखबरी अच्छी है कि तुम दोनों के रिश्ते की खुशखबरी तुम्हें अच्छी लगी है? जवाब में शहाबुद्दीन ने पहले अपना कान छुड़ाया, फिर कंधे उचकाते हुए कहने लगा, मेरी बहन, हम जैसों को कोई राजकुमारी कहाँ घास डालती है। बहरहाल अगर इन दोनों राजकुमारियों की खबर मेरे और कावर्द खान के साथ बन रही है तो फिर यह खबर ठीक और मुनासिब ही होगी। शहाबुद्दीन पीछे हट गया था। उसके देखते ही देखते दोनों ने अपना सामान तैयार कर लिया था। उस वक्त तक करा खातून और तकदीस खानम दोनों उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। जब वो अपने सामान से फारिग हुए तब करा खातून चंद कदम आगे बढ़ी। उस मौके पर वो शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों को कुछ कहकर मुखातिब करना चाहती थी कि शहाबुद्दीन आगे बढ़ा, अपने दोनों हाथ अपनी माँ के सामने जोड़ दिए, फिर कहने लगा, अम्मा,
हमारी रुखसती के मौजू पर अब कोई गुफ्तगू ना करना, मेरी आपसे मिन्नत है। करा खातून कुछ कहते कहते बिल्कुल खामोश हो गई थी, फिर संभली और कहने लगी, अच्छा बेटे, तुम दोनों को किसी और चीज की जरूरत हो तो कहो, तुम्हारा ज़ादे राह तैयार है। क्या तुम दोनों अपने घोड़ों को तैयार कर चुके हो? शहाबुद्दीन कहने लगा, मैं और कावर्द दोनों अस्तबल की तरफ जाते हैं, घोड़ों को तैयार करके सहन में लाते हैं, उसके बाद रुखसत होते हैं। उसके साथ ही शहाबुद्दीन और कावर्द दोनों वहां से निकल गए थे। अस्तबल में जाकर जल्दी जल्दी उन्होंने अपने घोड़े तैयार किए, फिर घोड़ों को पकड़कर वो हवेली के सदर दरवाजे के करीब सहन में ले आए थे। इतनी देर तक इबादुद्दीन और शरफुद्दीन उनका सामान लेकर आए थे। सारा सामान और फालतू खुर्जीनें दोनों घोड़ों की जीनों से बांध दी गई थी। अमीन खान और फैरोज मिर्जा के अलावा घर के सारे अफराद उन्हें रुखसत करने के लिए सहन में जमा हो गए थे। फिर दोनों ने गहरी होती रात में हाथ हिलाते हुए सबको अलविदा कहा, हवेली से निकले, घोड़ों पर सवार हुए और फिर वो रुखसत हो गए थे।